तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है बेटा प्रॉपर? यस, आवाज आ रही है प्रॉपर? चलिए चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑब्वियसली बात है, आज की क्लास में हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजी के बारे में। अगर हम हाइड्रोलॉजी की बात करें, जो लोग लिटिल बिट कंफ्यूज यहाँ पे चल रहे हैं कि सर हाइड्रोलॉजी तो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो एक बार अपने सिलेबस में जाइए और वहां पे इरिगेशन वाला सेक्शन देखिए, और इरिगेशन वाले सेक्शन में आपको आगे जाके हाइड्रोलॉजी दिख जाएगा। तो वहां पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंशन है, बट अगर आप अपने प्रीवियस ईयर की एनालिसिस को देखते हैं तो वहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोलॉजी से काफी डेप्थ में सवाल पूछे गए हैं, जहां पे डिफरेंट इंडेक्सेस के बारे में भी बात किया है। इवन फ्लड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां हम बात कर रहे थे कि लाइक मस्किंगम इक्वेशंस से रिलेटेड भी यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं, रन ऑफ से आपसे सवाल पूछे गए हैं, इन्फिल्ट्रेशन से आपसे सवाल पूछे गए। तो अभी सी बात है, आपको हाइड्रोलॉजी जो है एक प्रॉपर वे में करना रहेगा ताकि एग्जाम में आपको जो है परेशानी ना हो। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में जितने भी आपके सवाल अगर हाइड्रोलॉजी से आते हैं तो वो आप लोग अच्छे से बना पाए। तो शुरू करते हैं बेटा हाइड्रोलॉजी को। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोलॉजी की, तो हाइड्रोलॉजी के अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो हम लोग ध्यान रखते हैं या कौन कौन सी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी की, तो हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? हाइड्रोलॉजी का मतलब यह है कि हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि वाटर किस तरीके से आपके सरफेस पे अकर करता है, कैसे वाटर आपका अकर करेगा। ठीक, उसके बाद अकरेंस के बाद वाटर कैसे कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। या सुनो, अकरेंस के बाद वाटर आपका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और किस तरीके से वाटर की पूरी सर्कुलेशन चलती है, वो सारी बातें हमारे को यहाँ पे डिस्कस करना है हाइड्रोलॉजी के अंदर। अब इसी बीच में बहुत सारे फिनोमिनन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसी बीच में बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे आपको फिनोमिना देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस के दौरान। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका इवापोरेशन हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपकी प्रेसिपिटेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन होने के बाद आपके यहाँ पे स्ट्रीम्स जनरेट हो रही हैं, इनफ्लो हो रहा है, आपका जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज हो रहा है। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे को यहाँ पे देखने हैं, रन ऑफ हो रहा है, बस हमें रख नहीं आ रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स के बारे में हमें एक डिटेल एनालिसिस करनी है, उसी को हम लोग हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि दूसरा सवाल हमारा ये है कि सर हम तो सिविल इंजीनियर है, बट क्यों हम लोग हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं? हम तो सिविल इंजीनियर है, बट क्यों हम लोग हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं? तो बेटा एक चीज बताता हूं मैं, जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स आप लोग डिजाइन करोगे, चाहे डैम हो, चाहे ब्रिजेस हो, है ना, चाहे अगर हम बात करें कैनाल्स बोले, तो जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आप लोग डिजाइन करने वाले हो, तो वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर जो हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न है, मतलब वहां पे जो वाटर का जो फ्लो आ रहा है, उसका वेरिएशन, उसका फ्लक्चुएशन किस तरीके से रहता है। ठीक, उस वेरिएशन और फ्लक्चुएशन को समझने के लिए ही आपको हाइड्रोलॉजी पढ़ना रहता है, ताकि आप यहां पे ये बता पाओ कि मैक्सिमम कितना वाटर जो है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम पे आने वाला है। ठीक, और फर्दर उसी के मुताबिक फिर आप लोग अपने जो आपके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है उसको डिजाइन करो। समझ रहे हैं यार? तो किसी भी जब हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, जहां पे भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मुझे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो उससे पहले वहां का जो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे है वो आपका परफॉर्म किया जाता है, जहां से आपको उस पर्टिकुलर एरिया के डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में जानकारी मिलती है, वहां के रेनफॉल पैटर्न के बारे में आपको जानकारी मिलती है, और वहां पे किस तरीके से आपका ड्रेनेज कंडीशन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। विदाउट दिस वी कांट बिल्ड any type of hydraulic structure and over a particular area। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इस इंफॉर्मेशन के बगैर आप लोग कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोलॉजी एक सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए हमारे कोर्स में भी हाइड्रोलॉजी पूछा जाता है। ठीक, तो एक तो बात ये रही। नाउ अब अगर हम बात करें बेटा कि हाइड्रोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं या हाइड्रोलॉजी होता क्या है। तो अगर हम बेटा हाइड्रोलॉजी की बात करें, तो देखो यार यहाँ पे बात क्या हो रही है सर, यहाँ पे हम डील करेंगे किस तरीके से पानी आपका अकर करेगा, आपके सरफेस पे किस तरीके से पानी आएगा।
ऑब्वियसली बात है, सरफेस पे अगर हम बात करें तो सरफेस पे पानी, या अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ पे पानी किस तरीके से आता है, किसी भी तरीके से आएगा, लाइक उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, प्रेसिपिटेशन। तो किसी भी फॉर्म में अगर पानी, किसी भी फॉर्म में पानी अगर आपके सरफेस के ऊपर आता हुआ देखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन की जब हम बात करते हैं तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। एक तो फॉर्म है, एक टाइप है। अलग अलग टाइप से बारिश होती है और अलग अलग तरीके से बारिश होती है, अलग अलग तरीके की बारिश होती है। जैसे अगर हम बात करें तो यूजुअली हमारे दिमाग में हम सोचते हैं कि सर प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ रेनफॉल होता है। नो बेटा, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी फॉर्म में पानी आपके सरफेस के ऊपर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो बारिश पड़ रही है दैट इज प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर कोई स्नोफॉल हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर कहीं पे ओले ओले गिर रहे हैं, हेल स्टॉर्म आ रहा है, तो सर वो भी हमारा प्रेसिपिटेशन ही कहलाता है। यस और नो? अब किसी भी फॉर्म में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें बर्फ की, अगर हम बात कर रहे हैं, स्नोफॉल की बात कर रहे हैं, हेल स्टॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यहां पे भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बट वो सॉलिड आ रहा है। यहाँ पे बात समझ नहीं आ रहा है? सॉलिड फॉर्म में आपका जो है यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स गिर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सुनो, अगर हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बट लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सुनो, तो किसी भी फॉर्म में अगर आपका वाटर आपके सरफेस के ऊपर आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ अकरेंस ऑफ वाटर इन योर सरफेस। तो सरफेस पे जो वाटर आपका अकर करता है, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने अकरेंस के बारे में समझना है। तो अकरेंस के अंदर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे इसी के बारे में, वाटर के बारे में, या रेनफॉल के बारे में, या प्रेसिपिटेशन के बारे में। एक डिटेल डिस्कशन आपकी रहेगी कि किस किस टाइप की आपकी बारिश होती है, कौन कौन से फॉर्म में आपको जो है प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिविजुअल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पे हम बात करेंगे सर्कुलेशन की। जो पानी आया वो किस तरीके से सर्कुलेट होता है, मतलब वो किस तरीके से अलग अलग जगहों पे जाएगा। ठीक, दूसरा उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि जो पानी आया वो कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके सरफेस के ऊपर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। दैट इज कॉल्ड दी हाइड्रोलॉजी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोलॉजी। अब अगर हम इस पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करें बेटा, एक छोटा सा डायग्राम मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करूंगा कि जहां पे हम लोग सारी बातें समझ पाएंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कि लेट अस कंसीडर दिस इज अ पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल, और इस ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ प्लांट्स है, यहाँ पे आपके कुछ बिल्डिंग है, यहाँ पे आपके कुछ बिल्डिंग है। ठीक है ना बेटा? अच्छा, और यहाँ पे फर्दर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सर नियर बाय एरिया में कहीं स्ट्रीम भी है, नियर बाय एरिया में कहीं स्ट्रीम भी है। अब हुआ क्या सर? हुआ ये सर, इस पर्टिकुलर रीजन में हुआ प्रेसिपिटेशन, इस पर्टिकुलर रीजन में हुआ सर प्रेसिपिटेशन। यस और नो? तो ये पहला प्रोसेस है जहां पे आपका पानी अकर करना शुरू होता है। अब प्रेसिपिटेशन की हम बात करें तो सर प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है यहाँ पे लिक्विड गिरे, हो सकता है यहाँ पे हेल स्टॉर्म आए, हो सकता है यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए, कुछ भी फॉर्म में आपका पानी आ गया, प्रेसिपिटेशन होगी। प्रेसिपिटेशन होने के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो होता क्या है, ये पानी जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में आता है, दो चीजें होती हैं, इसमें से कुछ पानी आपका सरफेस के ऊपर फ्लो कर जाता है, और कुछ अमाउंट का जो आपका लिक्विड होता है या पानी होता है वो आपके कहां पे चला जाएगा, इनफिल्ट्रेट कर जाएगा। तो जो आपके जमीन के अंदर घुस गया उसको बोलते हैं हम लोग इनफिल्ट्रेशन। जो आपके जमीन के अंदर घुस गया इसको बोलते हैं हम लोग इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? इनफिल्ट्रेशन। और दूसरा पानी जो सरफेस के ऊपर इस तरीके से चल रहा है, फ्लो कर रहा है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रन ऑफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रन ऑफ। बोलो बात क्लियर है? सुनो, बात क्लियर है? सुनो, दूसरा जो आपने बिल्डिंग बना के रखा हुआ है, या कोई भी सरफेस आपने क्या कर रखा है, कोई भी सरफेस की आपने पेमेंट आपने कर रखी है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हमने आज के टाइम में रोड्स बना रखे हैं, कंक्रीट के आपने जो है रोड बना रखा है, आपने बिटुमिन का रोड बना रखा है, दूसरा आपने ये समझ लो कि आपने फ्लोर्स पर आपने लगा रखे हैं, ठीक है ना, इंटरलॉकिंग वाला सरफेस आपने आज के डेट में आप बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो इस वजह से जो बारिश आती है वो बारिश जो है उस पर्टिकुलर सरफेस पे क्या हो जाता है, फंस जाता है, क्योंकि बारिश जो है वो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है, जिस वजह से आपका इस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे अगर हम बात करें
अगर हम बात करें तो जहां पे अगर हम बात करें, हम ये बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने पूरा रास्ता ही क्या कर दिया है, क्या कर दिया आपने, पूरा रास्ता मेटल कर दिया, है ना, पक्का कर दिया। अब पक्का करने से हुआ क्या, जो पानी इन्फिल्ट्रेट हो सकता था वो इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, अब वो पानी भी आपका रन ऑफ करेगा, वो पानी भी आपका रन ऑफ करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप यहाँ पे एक और बात यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर अगर अर्बनाइजेशन ज्यादा हुआ, अगर अर्बनाइजेशन ज्यादा हुआ, कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स ज्यादा बने, तो सर हमारा इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, रन ऑफ बढ़ जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा, अब यहां पे मैंने बोला कि मान लो जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बिल्डिंग्स बनाई है, उसके ऊपर अगर पानी फंस जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरसेप्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, इंटरसेप्शन। तो इंटरसेप्शन क्या हो गया, किसी भी सरफेस के ऊपर आपका पानी फंस गया, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। बात क्लियर है कि नहीं है, यस और नो? ठीक। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें तो रन ऑफ हो गया, रन ऑफ होके ये पानी कहां जाएगा, आसपास का जो भी आपका स्ट्रीम रहेगा वहां पे आपका पानी चला गया, आसपास के आपकी जो स्ट्रीम है वहां पे आपका पानी चला गया। ठीक। अच्छा, कुछ पानी आपके पेड़ पौधे, कुछ पानी आपके पेड़ पौधे क्या करेंगे बेटा, पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यस और नो? पेड़ पौधे क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए। क्या होता है, रूट से पानी रिसीव करेगा और फर्दर अपने लीफ के ऊपर पानी लेके आएगा, क्योंकि लीफ में ही आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। जितना पानी यूटिलाइज हुआ वो यूटिलाइज करेगा और फर्दर बाकी का पानी वो वापस से एटमॉस्फेयर में भेज देगा। जो आपके पेड़ के पत्ते से पानी ऊपर गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपीरेशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ट्रांसपीरेशन। बोलो यार यस और नो? फर्दर जमीन के आसपास जो आपका पानी आ रहा है वो आपके जमीन से वो भी इवापोरेट करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इवापोरेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? इसको क्या बोलते हैं बेटा, इवापोरेशन। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? नाउ नाउ ये जो सारे प्रोसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो सारे प्रोसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, लाइक इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ, ट्रांसपीरेशन, इवापोरेशन, इंटरसेप्शन, ये सारा आपका जो है हाइड्रोलॉजी के अंदर, अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें, प्रेसिपिटेशन की बात करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारा आपका हाइड्रोलॉजी का चैप्टर है, एक एक चीज है जो आपको डिटेल में डिस्कस करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले हम लोग प्रेसिपिटेशन समझेंगे, देन उसके बाद रन ऑफ और इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन की बात करते हैं। और जब हम लोग ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन को कंबाइंडली समझते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड इवेपो ट्रांसपीरेशन। दैट इज कॉल्ड इवेपो ट्रांसपीरेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इवेपो ट्रांसपीरेशन। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, दैट इज कॉल्ड इवेपो ट्रांसपीरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? नाउ नाउ अगेन फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जो पानी सर इन्फिल्ट्रेट हो गया, सर जो पानी जो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, जमीन के अंदर घुस जाता है, उसमें से कुछ पानी जमीन में ही फंस जाता है, उसमें से कुछ पानी जमीन में ही फंस जाता है। बोलो यस और नो? बोलो यस और नो? जो आपके जमीन में ही फंस जाता है सर, इसी को हम लोग फील्ड कैपेसिटी बोलते थे इरिगेशन के अंदर। इसी को ही हम लोग क्या बोलते थे बेटा, फील्ड कैपेसिटी बोलते थे इरिगेशन के अंदर। फर्दर जो पानी इन्फिल्ट्रेट होकर ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता था, इसको हम लोग फ्री वाटर, ग्रेविटी वाटर बोलते थे। और ये क्या करता है सर, ये आपके ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करता है, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल में कंट्रीब्यूट करेगा, उसके डेप्थ को बढ़ाएगा। बोलो भाई यस और नो? दूसरा, हमने एक और बात कर रखी थी कि सर ये जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है, जो ये ग्राउंड वाटर टेबल होता है, ये स्टैग्नेंट वाटर नहीं होता है, ये रुका हुआ पानी नहीं होता है, ये फ्लो करता है। बट इसका जो फ्लो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये सॉइल मीडियम के अंदर है, सॉइल मीडियम के अंदर है, ये सीप करेगा, फ्लो नहीं करेगा, जिस वजह से इसकी जो फ्लो की वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। और जब ये फ्लो चलता है, ग्राउंड वाटर का फ्लो चलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा बेस फ्लो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेस फ्लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा, अगर बारिश बहुत ज्यादा हुई और रन ऑफ भी बहुत ज्यादा हो गया, रन ऑफ भी बहुत ज्यादा हो गया, आपके स्ट्रीम का लेवल बढ़ जाएगा, आपके स्ट्रीम का लेवल बढ़ जाएगा। बोले यस और नो? जैसे ही आपका स्ट्रीम आपके जो स्ट्रीम के बैंक से ज्यादा बड़ा हो जाएगा या बैंक को भी ओवरलैप करके उससे बाहर निकलने लग जाता है, इन दैट केस फ्लड विल बी देयर। आपको फ्लड भी आपको देखने को मिलेगा, यस और नो? तो फर्दर आगे जाके हम लोग फ्लड्स के बारे में भी बात करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? कि फ्लड कब आ सकता है, अकरेंस ऑफ द फ्लड, प्रोबेबिलिटी बात करेंगे हम लोग, कितने प्रोबेबिलिटी आपकी रहती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? फ्लड की हम लोग रूटिंग भी करेंगे, किस तरीके से हम लोग रूटिंग करते हैं फ्लड की। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो ये सारा इंटायर जो हमारा ये जो
प्रोसेस है इसी को हम लोग हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। बोलो किसी को दिक्कत है इसमें? क्या ये बात समझ में आ गई कि हाइड्रोलॉजी क्या है? क्या ये बात सबको समझ में आ गई बेटा हाइड्रोलॉजी क्या है? और हाइड्रोलॉजी के अंदर कौन कौन सी बातें हम लोग करने वाले हैं बेटा, ये सब क्लियर है सबको? क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? यस और नो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा दूसरा आप देख पा रहे हैं कि ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि इनफिनाइट टाइम तक कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ये प्रोसेस एक साइकिल है और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। जैसे बारिश हुई, रन ऑफ हुआ, रन ऑफ होगा, इन्फिल्ट्रेट होगा, इवापोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, इंटरसेप्शन भी होगा, ठीक है, और फर्दर वापस से इवापोरेशन हो गया, क्लाउड्स बने, क्लाउड बना, कंडेंसेशन हुआ, फिर से बारिश हुई। ये इनफिनाइटली चलने वाला प्रोसेस है। इसी को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोलॉजी साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलॉजी साइकिल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब अगर हम हाइड्रोलॉजी साइकिल को थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो हाइड्रोलॉजी साइकिल का मतलब क्या है बेटा? हाइड्रोलॉजी साइकिल का मतलब क्या है कि इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज हैविंग द डिफरेंट रेसिडेंस टाइम। अब यहां पे एक डेफिनेशन आ गया है आपके पास कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर किसी एक फेज से दूसरे फेज में जब वाटर आपका कंटिन्यूअस मैनर में चलता है उसी को हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो अब देखो यहां पे हुआ क्या बेटा? बारिश हुई, मान लो लिक्विड फॉर्म में बारिश हुई, मान लो लिक्विड फॉर्म में बारिश हुई, इवापोरेट हुआ, गैसियस फॉर्म में आ गया, इवापोरेट हुआ, गैसियस फॉर्म में आ गया, फिर क्लाउड बन गए, क्लाउड बन गए। और अगर यही बारिश किसी हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन में हो रही है जहां पे हवाएं बहुत ठंडी है, तो ये बारिश जब प्रेसिपिटेट होगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा। बोले यार ऐसा नो, तो वहां पे स्नोफॉल हो गया। तो यही जो बारिश है वो कभी लिक्विड है, वो कभी वो कभी इवापोरेट होके गैस के फॉर्म में आ रहा है, वो कभी आपका किसी रीजन में सॉलिड के फॉर्म में गिर रहा है। बोलो यस और नो? तो अलग अलग फेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इस एक पर्टिकुलर फेस में जब आपका लिक्विड रहता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिडेंस टाइम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेसिडेंस टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ टाइम तक ये वेपर बन के रहेगा, कुछ टाइम तक ये लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। बोलो यार यस और नो? तो बेटा इसी टाइम को हम लोग रेसिडेंस टाइम बोल रहे हैं। और टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, एवरेज डिस्चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वॉल्यूम बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्चार्ज, क्योंकि वॉल्यूम बाय टाइम इज इक्वल टू व्हाट बेटा? डिस्चार्ज। क्योंकि वॉल्यूम बाय टाइम इज इक्वल टू व्हाट बेटा? डिस्चार्ज। बोलो यस और नो? टाइम का मतलब है कितने देर तक किसी एक पर्टिकुलर फेस में रहेगा, कितने देर तक किसी एक पर्टिकुलर फेस में रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेसिडेंस टाइम। उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिडेंस टाइम। अब क्या बोल रहा है? वन फेस टू अनदर फेस हैविंग डिफरेंट रेजिडेंस टाइम। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग फेस में रहेगा। बोलो यार सुनो, कुछ वक्त तक ये लिक्विड के फॉर्म में रहा, जैसे ही इवापोरेट हो जाएगा उसके बाद गैसियस फॉर्म में रहेगा कुछ वक्त तक। बोलो यस और नो? जिस फॉर्म में किसी एक पर्टिकुलर फेस में रहेगा दैट इज कॉल्ड द रेसिडेंस टाइम। उस टाइम को हम लोग रेजिडेंस टाइम बोल रहे हैं। समझ में आया शाकिब? शाकिब बेटा समझ में आया क्या? चलिए दूसरा, अब ये सारा प्रोसेस अगर हम बात करें, ये सारा अगर हम प्रोसेस हम बात करें तो ये सारा प्रोसेस शुरू कहां से हो रहा है? ये सारा प्रोसेस शुरू कहां से हो रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं कि सारा प्रोसेस शुरू कहां से हो रहा है। देखो यार बात क्या हो रही है कि इस सब के पीछे जो मेन हीरो है, सबके पीछे जो मेन हीरो है वो है सन। सबके पीछे जो मेन हीरो है वो है सन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। और ये जो सारा प्रोसेस शुरू होता है, ये जो सारा प्रोसेस शुरू होता है, ये सारा प्रोसेस शुरू होता है आपके ओशियन से। ये सारा प्रोसेस शुरू होता है आपके ओशियन से। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ की अगर हम बात करें तो लगभग 72% जो एरिया है वो कहीं ना कहीं पानी का है। 72% एरिया, यस और नो? क्योंकि इतना बड़ा एरिया सिर्फ पानी का है, उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है वो पानी क्या करेगा? इवापोरेट करेगा। दैट वाटर विल इवापोरेटेड। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? वो वाटर क्या करेगा? इवापोरेट करेगा। अब जो वाटर इवापोरेट किया, ध्यान से सुनना बेटा, अब जो
वाटर इवापोरेट किया, यहां पे अब इसको देख लेते हैं। अब जो वाटर इवापोरेट हुआ है, ओशन से जो इवापोरेट हुआ है, वो जो इवापोरेट हुआ है उस गैस के अंदर, वो जो इवापोरेशन हुई है इसके अंदर मॉइस्चर भी अवेलेबल है। इसके अंदर क्या अवेलेबल है बेटा? मॉइस्चर भी अवेलेबल है। बोले यार ऐसा नो, मॉइस्चर अवेलेबल है, दूसरा इवापोरेट हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है ये गैस क्या है आपका? गर्म है। बोले ऐसा नो, ये क्या है आपका? गर्म है। गर्म हवाएं हल्की होती हैं, बीइंग लाइटर, ये क्या कर जाएगी? ऊपर चली जाएगी। और ये जो ऊपर जा रही है इसके अंदर क्या है? मॉइस्चर अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये एक काम करेगी, आपस में जब जुड़ेगी तो एक क्लाउड फॉर्मेशन करेगी। क्लाउड फॉर्मेशन करेगी, यस और नो? जैसे क्लाउड बढ़ते जाएगा, एक टाइम आएगा कि ये क्लाउड, इसके अंदर मॉइस्चर है, वो उतने मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाएगी, वो उतने मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाएगी और फर्दर वो मॉइस्चर को नीचे ड्रॉप कर जाएगी। उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। अब टेक्निकली बात करें, इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन हुआ तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन क्या होता है? गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना। गेटिंग माय पॉइंट? एंड देन वो लिक्विड जब गिरता है आपके सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द इवापोरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो यह आपका जो सन है, यहां से आपका शुरू होता है हाइड्रोलॉजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सन और ओशियन ये मेन फैक्टर्स है जहां से आपका ये पूरा साइकिल आपका शुरू होता है। एंड ड्यू टू डिफरेंट फोर्सेस दैट इज अकरिंग ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के आसपास अलग अलग फोर्सेस चल रही हैं, अलग अलग फोर्सेस की वजह से फिर ये जो इवापोरेटेड, या अगर हम बात करें ये जो मॉइस्चर वाला जो आपका क्लाउड यहां पे बना हुआ है, ये क्लाउड एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, और जहां भी ये मॉइस्चर वाला क्लाउड जाएगा वहां पे वो प्रेसिपिटेशन करवाएगा। वहां पे वो क्या करवाएगा बेटा? प्रेसिपिटेशन करवाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो ये क्लाउड है, ये क्लाउड यहां पे बना, कुछ प्रेसिपिटेशन यहां पे करवाया, क्योंकि अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग टाइप की हवाएं जो है पृथ्वी के चारों ओर चल रही है, बहुत अलग अलग हवाएं पृथ्वी के चारों ओर चल रही है। ये हवाएं अपने साथ क्या करती है? ये क्लाउड को अपने साथ मूव करवाएगी एक जगह से दूसरे जगह पे। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक जगह से दूसरी जगह पे करवाएगी, वहां पर भी मॉइस्चर वाला इवापोरेशन चल ही रहा है सरफेस पे सब जगह, वहां पे भी आपके मॉइस्चर वाला जो आपका एयर है वो उसको ज्वाइन करेगा। जहां पर भी इनका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा वहां पे ये प्रेसिपिटेट करते जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो ये पूरा प्रोसेस है बारिश होने का, ये पूरा प्रोसेस है बारिश होने का। नाउ वन मोर थिंग जो आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे नोट पॉइंट लिखा है कि जो सरफेस पे जो इवापोरेशन होता है वो ज्यादा होता है प्रेसिपिटेशन से, और अगर हम बात करें ओशन सरफेस पे इवापोरेशन ज्यादा होता है, बट जो आपका लैंड मास होता है वहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है देन इवापोरेशन। क्या मतलब है इसका? इसको समझते हैं। क्या मतलब है इसका? इसको समझते हैं। लेट अस कंसीडर बेटा, मेरे पास ये ओशन सरफेस है। लेट अस कंसीडर मेरे पास ये ओशन सरफेस है, यहां पे बना लेता हूं, यहां पे समझ लेना। ये आपका है ओशन बेटा, ठीक है? दिस इज द लार्ज वाटर बॉडी दैट इज कॉल्ड द ओशियन। ये आपका ओशियन है। ओशन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हुआ क्या? पहले यहां पे बारिश हुई, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, डिनोट्स फॉर पी। बारिश हुई तो यहां पे बने रिवर्स, बारिश हुई तो लैंड मास में बन गया रिवर, और रिवर फ्लो करके ओशन को ज्वाइन करती है। बोलो यस और नो? ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? क्या ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, बारिश हुई, रिवर बना, सरफेस से आपका फ्लो हुआ, आपने डैम वैम बनाए, बट फिर भी ये सरफेस फ्लो करते करते कहां पहुंच गया? ओशन में पहुंच गया। अब फिर ओशन में क्या होगा? ओशन में होगा इवापोरेशन। अब अगर मैं ओशन के लिए इक्वेशन लिखूं तो आप बोल सकते हैं इवापोरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन प्लस रिवर्स। ये रिवर है, ध्यान रखना। बोले यस और नो? प्रेसिपिटेशन वाला पानी और रिवर वाला पानी जब ओशन में मिलेगा उसमें से इवापोरेशन होता है। दूसरा अगर मैं लैंड मास के बारे में बात करूं, दूसरा अगर मैं लैंड मास के बारे में बात करूं तो एक बात आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, एक बात आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि एक बात आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि लैंड मास में क्या होता है? लैंड मास में हुआ आपका प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन होगा तो आपके बनेंगे रिवर्स, और तभी जाके यहां पे इवापोरेशन भी अकर करेगा, तभी जाके यहां पे इवापोरेशन भी अकर करेगा।
अगर मैं लैंड मास के लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू इवापोरेशन प्लस रेट रिवर। बोलो यस और नो। ठीक है ना, ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अगर मैं अब यहां पे दोनों की इक्वेशन की बात करूं तो इसके लिए मैं इवापोरेशन कैसे लिखूंगा? फॉर लैंड मास द इक्वेशन फॉर इवापोरेशन दैट इज इक्वल्स टू कितना बेटा? प्रेसिपिटेशन माइनस रिवर्स। बोले यस और नो। तो अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो लैंड मास के केस में प्रेसिपिटेशन से मेरे को रिवर को माइनस करना है, तभी जाके मेरे को क्या मिलेगा? इवापोरेशन मिलेगा। और ओशन के लिए मेरे को इवापोरेशन तभी मिलेगा जब प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल दोनों को कंबाइंड करूं। तो इसका मतलब ओशन के केस में इवापोरेशन ज्यादा मिलेगा और लैंड मास के केस में आपको प्रेसिपिटेशन ज्यादा मिलेगा रेदर देन इवापोरेशन। ये बेसिक सा फंडा है जो आपको पता होना चाहिए। बोलो यस और नो। ये बेसिक सा फंडा है जो आपको पता होना चाहिए। बोलो जल्दी से बोलो बेटा, बात क्लियर है? बोलो जल्दी से बोलो बेटा, बात क्लियर है? यस, जल्दी से बोलो, बात क्लियर है? एक चीज बताओ, ओशन में पानी कहां से आएगा? मोहम्मद अशरफ ध्यान से सुनना, एक बार बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। ओशन में पानी कहां से आता है? ओशन में पानी आता है रिवर से। ओशन में पानी आता है रिवर से। रिवर कैसे जनरेट होती है? रिवर जनरेट होती है प्रेसिपिटेशन से। बारिश हुई, रिवर बना, तभी तो ओशन में पानी आएगा। ये सुनो, जो ओशन में पानी आया वहां से हुआ इवेपोरेशन। जो ओशन में पानी आएगा वहां से हुआ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के लिए टोटल पानी कितना हो गया? प्रेसिपिटेशन प्लस रिवर वाटर। प्रेसिपिटेशन प्लस रिवर वाटर। बोले यस और नो। ओशन के लिए इक्वेशन क्लियर है? ओशन के लिए इक्वेशन क्लियर है? बोले यस और नो। बोले यस और नो। अच्छा, अब बात करें लैंड मास के ऊपर। लैंड मास के ऊपर पानी आने का सबसे पहला रीजन क्या है? कि भैया प्रेसिपिटेशन होगा तभी तो जमीन के ऊपर पानी आएगा। प्रेसिपिटेशन होगा तभी तो जमीन के ऊपर पानी आएगा। जो पानी रन ऑफ कर गया, रिवर में चला गया, क्या वो लैंड मास से इवापोरेट होगा? क्या वो लैंड मास से इवापोरेट होगा? नहीं, वो लैंड मास से इवापोरेट नहीं होगा। वो तो जाके ओशन में कंट्रीब्यूट करेगा ना, तब जाके इवापोरेट होगा। बोलो यार एस और नो। गेटिंग माय पॉइंट यार नॉट? तो जो प्रेसिपिटेशन हुआ वही इवापोरेट होगा और उसी से रिवर भी बनेगी। उसी से रिवर भी बनेगी। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू इवापोरेशन प्लस रिवर्स। और अगर मैं इवापोरेशन को लिखना चाहूं कि लैंड मास से कितना इवापोरेशन होगा, मेरे को प्रेसिपिटेशन माइनस रिवर को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर तो फ्लोइंग वाटर है। गेटिंग माय पॉइंट यस और नो? यस यस। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? जल्दी से बताओ। तो यहां पे आप सीधे तौर पे बोल सकते हैं ओवर द ओशन सरफेस इवापोरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन। ओशन सरफेस पे प्रेसिपिटेशन तो होता है, बट क्योंकि ओशन का सरफेस इतना बड़ा है, जिस वजह से यहां पे इवापोरेशन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया। क्योंकि ओशन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ओशन से इवापोरेशन ज्यादा होगा। इसको ऐसे भी बेसिकली आप लोग समझ सकते हो। समझ पाए बात? बोलो बात क्लियर है? समझ पाए क्या बात? समझ पाए क्या बात? जल्दी से बताइए बेटा, बात समझ पाए क्या? तो क्या ये जो पहली कहानी मैंने आपको बताई है, क्या जो ये जो पहली कहानी मैंने आपको बताई है, ये पहला पेज जो आपको बताया है, क्या आपको ये समझ में आया कि क्या क्या बात हो रही है? तो हाइड्रोलॉजी के अंदर माय डियर हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में, हम बात करेंगे रन ऑफ के बारे में, हम बात करेंगे इनफिल्ट्रेशन के बारे में, हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन दोनों को मिला के इवापोट्रांसपिरेशन के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे इंटरसेप्शन के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद जो पानी ज्यादा स्ट्रीम के अंदर, जब उसके बाद बहुत ज्यादा पानी आपके स्ट्रीम के अंदर आएगा, देन देयर विल बी द कंडीशंस ऑफ फ्लड। हमें उस फ्लड की भी एनालिसिस करनी है। उस फ्लड का भी मुझे अकरेंस टाइम पता होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद वो फ्लड आपका आने वाला है, या क्या आपका सिचुएशन है स्ट्रीम का। उस फ्लड को, उस रिवर को ज्वाइन करता है आपका ग्राउंड वाटर टेबल, और ग्राउंड वाटर टेबल के फ्लो को हम लोग बेस फ्लो बोलते हैं। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए।
गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द हाइड्रोलॉजी, इसी को हम लोग हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। क्लियर बात? आगे बात करें, आगे बात करें। तो बेटा ये तो एक ओवरव्यू था आपके हाइड्रोलॉजी का, इज द ओवरव्यू ऑफ हाइड्रोलॉजी। आगे बात करें क्या? आगे बात करें क्या? नो, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी फॉर्म में अगर पानी सरफेस के ऊपर आ रहा है एटमॉस्फेयर से, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ पानी गिरना नहीं होता है, किसी भी फॉर्म में। इट कैन बी सॉलिड, जो बर्फ पड़ती है उसको भी हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। बट क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें, पूरे कंट्री की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहां पे बारिश ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्नोफॉल एंड अदर टाइप्स ऑफ फ्लो। तो इसीलिए प्रेसिपिटेशन का मतलब हम सिर्फ बारिश समझ लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब पूरे कंट्री की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे आपको बारिश ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए हम लोग प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल निकाल देते हैं। इसीलिए हम लोग प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल निकाल देते हैं। तो प्रेसिपिटेशन का जनरली मतलब है कि कितने तरीके से या किस किस फॉर्म में आपका पानी आपके सरफेस के ऊपर आता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन ओनली। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक है, अब बात करते हैं कि सर बारिश होने के रीजन क्या क्या है, या किस किस तरीके से बारिश होती है, या किस किस तरीके से बारिश होती है। देखो बेटा, सबसे पहला जो टाइप ऑफ रेनफॉल है दैट इज कन्वेक्टिव रेनफॉल। अगेन मैंने कहा कि यहाँ पे रेनफॉल लिखा है, बट रेनफॉल का मतलब प्रेसिपिटेशन ही है। यहाँ पे हम लोग जनरल प्रेसिपिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है प्रेसिपिटेशन। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात तो आप सबको पता लग गई यहाँ पर। तो कन्वेक्टिव रेनफॉल का मतलब क्या होता है? कन्वेक्टिव रेनफॉल का मतलब है कि ऐसा हो रहा है कि सर क्या हो गया कि ये आपकी सन है, ये आपकी सन है, सन की वजह से क्या हो गया, काफी तेज धूप पड़ी, जिसकी वजह से आपका इवापोरेशन बहुत तेजी से हुआ, जिसकी वजह से आपका इवापोरेशन बहुत तेजी से हुआ। सर इवापोरेशन बहुत तेजी से हुआ तो हुआ क्या? हुआ ये कि सर ये जो मॉइस्चर वाला जो पानी है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया हीट की वजह से, क्योंकि जो गर्म हवाएं होती हैं बीइंग लाइटर इन नेचर, वो हमेशा ऊपर जाएंगी। ठीक, तो ये जो जब ऊपर गई, ऑब्वियसली बात है इसके अंदर इतना ज्यादा मॉइस्चर था, इसके अंदर इतना ज्यादा मॉइस्चर था, जिस वजह से फर्दर आपको अगेन, क्योंकि ये मॉइस्चर को होल्ड ही नहीं कर पाया, इतना ज्यादा मॉइस्चर था कि ये मॉइस्चर को होल्ड ही नहीं कर पाया, और कंडेंसेशन हो गई, और अगेन यहां पे बारिश हो गई। ऐसे टाइप के बारिश को हम लोग कन्वेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल बताता हूं कहां पे इस टाइप का बारिश होता है। बेटा अगर आपने थोड़ा बहुत नोटिस किया होगा, तो जिस पर्टिकुलर 2-3 दिन का स्पैन में, या किसी पर्टिकुलर एक दिन में आपको बहुत तेज गर्मी या बहुत तेज धूप आपको देखने को मिलेगी, बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं कि एक या दो दिन में आपकी बारिश हो जाएगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक या दो दिन में आपकी बारिश हो जाएगी, बोल देते हैं बड़े लोग। क्यों? क्योंकि उस 2 या 3 दिन में इतना ज्यादा इवापोरेशन हुआ होता है, इतना ज्यादा मॉइस्चर वाला जो आपका जो आप बोल सकते हैं जो वेपर्स है वो ऊपर चले गए होते हैं, जिसके कारण आपके बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे बारिश को हम लोग कन्वेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं। दूसरा, अगर मैं कन्वेक्टिव रेनफॉल को और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, तो बेटा ये आपका अर्थ है, अर्थ की एक लाइन होती है दैट इज इक्वेटर। अर्थ की एक लाइन होती है इक्वेटर, इसको हम लोग 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो। या सुनो, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो इसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। अब इक्वेटर की खासियत क्या है? इक्वेटर की खासियत यह है कि यहां पे लगभग पूरे साल भर अप्रोक्सीमेटली सीधी किरणें पड़ती हैं सूरज की। सीधी किरणों का मतलब यह है कि यहां पे कोई इंसान खड़ा है तो उसके सिर के ऊपर ही हमेशा धूप रहेगा। दूसरा, इक्वेटर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहां पे सीधा सनलाइट पड़ता है, ध्यान से सुनो, सीधा सनलाइट पड़ता है, तो इस वजह से इक्वेटर पे दिन और रात का ड्यूरेशन लगभग बराबर होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। क्योंकि 12 घंटे का दिन है, दिन बहुत बड़ा है, जिस वजह से बेटा यहां पे इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है दिन में, और लगभग हर रोज हर शाम को यहां पे बारिश होगी। लगभग हर रोज हर शाम को यहां पे बारिश होगी। और क्योंकि यहां पे हर रोज इवापोरेशन हो रहा है और हर रोज बारिश हो रही है,
इस एरिया में ही आपको ज्यादातर कन्वेक्टिव रेनफॉल देखने को मिलेगा। और इसका सबूत आपको ध्यान होगा, डिस्चार्ज वाइज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजॉन रिवर है। डिस्चार्ज वाइज सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? अमेजॉन रिवर है। और अमेजॉन रिवर कहां पे फ्लो करती है? अमेजॉन रिवर कहां पे फ्लो करती है? ब्राजील में, या सुनो। और ब्राजील कहां पे लाई करता है? इक्वेटर पे। ब्राजील कहां पे लाई करता है? इक्वेटर पे। बेटा कौन है यार? हाँ जीशान मलिक, बोलो बेटा क्या है? बोलो बोलो बोलो। जीशान बेटा टाइप कर दो अगर कुछ बोलना है तो, टाइप कर दो अगर कुछ बोलना है तो। जीशान सर स्लाइड पे बेटा एक बार समझ लो जो मैं क्या बोल रहा हूं, स्लाइड पीछे हो जाएगी, एक बार समझ लो क्या बोल रहा हूं। स्लाइड पीछे कर लिया लो। चले आगे, चले आगे बेटा। ठीक, देखिए तो हम क्या बोल रहे थे कि सर ये जो कन्वेक्टिव रेनफॉल है ये आपको देखने को मिलेगा इक्वेटोरियल एरियाज में, ठीक है। तो ये आपको कहां पे मिलेगा बेटा? इक्वेटोरियल एरिया में आपको ये रेनफॉल देखने को मिलता है। और सर इसका बेस्ट एग्जांपल है कि सर हमारा जो पूरे वर्ल्ड में डिस्चार्ज वाइज जो सबसे बड़ी रिवर है, मैं लेंथ वाइज नहीं पर बात कर रहा हूं, डिस्चार्ज वाइज बात कर रहा हूं, तो डिस्चार्ज वाइज जो सबसे बड़ी रिवर है वो सर हमारी अमेजॉन रिवर है। और ये जो अमेजॉन रिवर है ना सर, ये आपकी कहां पे है? ये आपकी ब्राजील में फ्लो करती है, या आप बोल सकते हैं कि जो साउथ अमेरिकन जो आपका कॉन्टिनेंट है वहां पे आपको फ्लो करते हुए नजर आएगी। और ये जो ब्राजील है ये आपके इक्वेटर से पास करता है, ये सुनो। क्योंकि लगभग यहां पे रोज बारिश हो रही है, ध्यान से सुनना अभी बात, क्योंकि लगभग यहां पे रोज बारिश हो रही है, इसीलिए यहां पे आपको सबसे घना फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है। कौन सा? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। बोलो यार सुनो, जल्दी से बोलो बेटा, क्या बात समझ में आ रही है? ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा क्योंकि लगभग रोज बारिश हो रही है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की एक स्पेशलिटी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या बात है? एक तो कभी भी अगर आपने अमेजॉन के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री देखा हो, क्या आपको अमेजॉन के जंगलों में सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स ही दिखाए जाते हैं? अमेजॉन के जंगलों में क्या सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स ही दिखाए जाते हैं? यस, रेंगने वाले कीड़े ही दिखाए जाते हैं वहां पे। बोलो यार सुनो, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए सर क्योंकि लगभग यहां पे हर रोज बारिश हो रही है, जिस वजह से यहां पे जो पेड़ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं। मोर ओवर सर उनकी जो पत्तियां होती है वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मोर ओवर उनकी पत्तियां जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कनोपी शेप की होती हैं पत्तियां। इतने घने जंगल है कि सनलाइट आपके ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती है, सनलाइट आपके सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इस एरिया में आपको जो ग्रास जो खाने वाले एनिमल्स हैं वो आपको ना के बराबर देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहां पे रेप्टाइल्स या रेंगने वाले कीड़े या रेंगने वाले जानवर आपको देखने को मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? तो कहां पे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सारी जानकारी दे दी। बोले यार सुनो, समझ में आया कन्वेक्टिव रेनफॉल क्या होता है? फटाफट से बताओ बेटा, कन्वेक्टिव रेनफॉल क्या होता है? सबको समझ में आया? कन्वेक्टिव रेनफॉल क्या होता है सबको समझ में आया? अब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बोलो यार ऐसे नो। तो क्या हो गया? ये जो हॉट एयर था वो सर ऊपर चला गया, इवापोरेशन हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? चले आगे बात करें क्या? दूसरा टाइप का रेनफॉल, अगले टाइप का रेनफॉल है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल के अंदर क्या होता है उसको समझ लो। ऑब्वियस बात है, ये आपका ओशियन है, ये आपको ओशियन या सी बोल दो, कुछ भी बोल दो, मतलब बड़ा वाटर बॉडी है। बड़े वाटर बॉडी में सनलाइट जब पड़ेगी तो हमें पता है कि सर इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा तो ऑब्वियस बात है सर मॉइस्चर वाला जो क्लाउड है वो ऊपर आएगा।
क्योंकि अर्थ के चारों ओर अलग अलग टाइप की बहुत सारी हवाएं चल रही है, बहुत सारी हवाएं चल रही है। वो हवाएं इस बादल को अपने साथ ले जाती हैं। और फर्दर एक बहुत ज्यादा फेमस भी आपका फोर्स है जिसको हम लोग कोरियोलिसिस फोर्सेस भी बोलते हैं। अर्थ के घूमने की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है, उसको हम लोग कोरियोलिसिस फोर्स बोलते हैं। वो भी रीजन होता है जिससे आपकी ये क्लाउड्स है वो इधर उधर जाती हैं। ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे लानिनो लीलानो इफेक्ट, वो सारे रीजंस होती हैं जिससे आपकी जो मॉइस्चर वाले क्लाउड्स सी से उठती हैं और वो जो है कहां पे, पूरे अर्थ के चारों ओर ट्रेवल करती हैं, घूमती रहती हैं। अब ये जो मॉइस्चर वाला पानी जब सी के आसपास आता है, सी के आसपास जो है मॉइस्चर वाला क्लाउड आपका ऊपर जनरेट होता है और वो हवाएं जब उसको इधर उधर ले जाती हैं, अगर इसको कोई बैरियर मिल गया, ये जो क्लाउड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, इस क्लाउड को कोई बैरियर मिल गया तो जो बैरियर से टकराएगा वहीं पर ये क्या करवाएगा, रेनफॉल करवाएगा। वहीं पर क्या करवाएगा बेटा, रेनफॉल करवाएगा। इस टाइप के रेनफॉल को हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल या ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर हम बात करें, लेट अस कंसीडर दिस इज अ माउंटेन, तो माउंटेन के जिस पोर्शन में ये बारिश करवाता है इस एरिया को बोला जाता है विंडवर्ड जोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, विंडवर्ड जोन। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये माउंटेन बहुत ऊंचा है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर इक्का दुक्का तो चला ही जाएगा, बट ये यहाँ पे इतना रेनफॉल या कुछ भी करवा ही नहीं पाता है, जिस वजह से इस जोन में आपको सूखा वाला सिचुएशन देखने को मिलता है। इसको बोलता है लीवर्ड जोन। कौन सा जोन है बेटा ये, लीवर्ड जोन। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल के अंदर जो बारिश होती है वो कौन से साइड में होती है, वो विंडवर्ड जोन में होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल पैटर्न के अंदर जो सूखा वाला एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है बेटा, लीवर्ड जोन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये इस टाइप की बारिश जो है आपको इंडिया में देखने को मिलती है। इस टाइप की बारिश आपको इंडिया में देखने को मिलती है। दिस इज द पेनिसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया। ये आपका कौन सा पार्ट है इंडिया का, पेनिसुलर पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है। तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि आजकल आप देख पा रहे हो कि जुलाई के बाद आपका मानसून शुरू हो जाएगा, राइट, जुलाई के बाद आपका मानसून शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये जो आपका वेस्टर्न वाला एरिया है, ठीक है, जो ये जो आपका सदर्न पोर्शन है, साउथ इंडिया वाला पोर्शन, पेनिसुलर पोर्शन है, यहां पे कंटिन्यूअस आपके पास क्या है, एक माउंटेन रेंज है। इसको हम लोग बोलते क्या है, वेस्टर्न घाट्स। कौन सी घाट है ये, वेस्टर्न घाट्स। ठीक, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, जो ये मॉइस्चर वाला विंड आपका आता है इंडियन ओशियन से, या जो आपका अरेबियन सी से जो आपका मॉइस्चर वाला आपका विंड है जो आता है, ये विंड जो है, ये विंड यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो एक कंटिन्यूअस एक माउंटेन रेंज है। ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है जो लगभग आपके गुजरात से शुरू होती है और पूरे आपके लास्ट आपके तमिलनाडु तक जाती है। ठीक है, कंटिन्यूअस आपकी आपका जो एक माउंटेन रेंज है, इसको हम लोग वेस्टर्न घाट भी बोल देते हैं। अब हुआ क्या, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट ऊंचे हैं, ठीक, जिस वजह से ये जो मॉइस्चर वाला जो पानी है, वो मॉइस्चर वाला जो आपका क्लाउड है वो यहाँ पे टकर जाता है और लगभग सारी बारिश जो है इस एरिया में आपको देखने को मिलती है। और आज के डेट में, आजकल अगर हम बात करें तो आजकल आप लोग ये न्यूज में भी देख रहे होंगे कि मुंबई में जो काफी ज्यादा बारिश हो रही है, गाड़ियां डूब रही है, यस और नो, समझ रहे हैं, लोग साइकिल सिर पे उठा के जा रहे हैं। बट इन द सेम टाइम आप ये भी सुनोगे, बट इन द सेम टाइम बिल्कुल सेम टाइम पे आप ये भी सुनोगे कि महाराष्ट्र का जो कुछ पोर्शन है वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सूखा देखने को मिल रहेगा। और उसी सेम टाइम में आप लोग ये भी देख पाओगे कि महाराष्ट्र का कुछ रीजन जो है वहां पे क्या है बेटा, सूखा पड़ रहा है। बात क्लियर है कि नहीं है, या सुनो। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि सर ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है आपका विंडवर्ड जोन, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मुंबई आपका यहां पर है। और ये वाला रीजन आपका वो रीजन है जो आपका कौन सा एरिया है, लीवर्ड जोन है। मतलब इसका मतलब रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र विल बी ऑन लीवर्ड साइड। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, सूखा पड़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। और ये फिर हवाएं ऐसे ऐसे करके फिर जाके हमारे नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाएगी, यहां पे टकराएगी, यहां जितना बारिश करवाना है करवाया, फिर वे ऐसे ऐसे होते हुए फिर आपकी नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाएगी। और नॉर्थ इंडिया में तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास हिमालयाज हैं, काफी ऊंचे हैं, हिमालयाज हैं वो काफी ऊंचे हैं। सबसे ज्यादा बारिश आपको शिवालिक रेंजेस में देखने को मिलेगी।
फिर जाके आपको लेसर हिमालय में देखने को मिलेगी, और बची कुची बारिश फिर लास्ट में आपके ग्रेट हिमालय तक पहुंचती है, और उस रीजन में आपको देखने को मिलेगा बहुत कम बारिश होती है। ग्रेट हिमालय से के आसपास फिर आपको जांस्कर वाला रेंज आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, वहां पे तो बारिश और कम होती है, लेह लद्दाख वाला एरिया। क्यों? क्योंकि वहां तक वो मॉइस्चर वाला पानी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि माउंटेन्स बहुत ऊंची ऊंची आ जाती है बीच में, बहुत ज्यादा ऊंची माउंटेन। ऑब्वियसली बात है, द ग्रेट हिमालयस की अगर हम बात करें तो लगभग 6000 7000 8000 मीटर के आसपास सबका हाइट है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फिर वहां पे फिर उस रीजन में अगेन फिर एल्टीट्यूड तो बहुत ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, फिर उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट हम वाला एरिया बोलते हैं। बोलो यार ऐसा नो? यस। और उस रीजन उस एरिया में ही आपको कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको देखने को मिलता है, आपके जम्मू और कश्मीर में या लेह लद्दाख में। अब तो लद्दाख में हो गया ना वो। समझ में आई बात क्या? यस। तो हाइड्रोलॉजी में पूरा ज्योग्राफी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें क्या? आगे बात करें क्या? आगे बात करें क्या? आगे बात करें क्या बेटा? तो ओरोग्राफिक रेनफॉल समझ में आ गया? ओरोग्राफिक रेनफॉल समझ में आ गया बेटा? ओरोग्राफिक रेनफॉल समझ में आ गया? चलिए अगले टाइप के रेनफॉल के बारे में बात करते हैं, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। अगले टाइप के रेनफॉल के बारे में बात करते हैं, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। अब देखो, ये बारिश हो रही है किस वजह से? साइक्लोन्स की वजह से। ये बारिश हो रही है किस वजह से? साइक्लोन्स की वजह से। अब साइक्लोन्स कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उस वजह से कैसे बारिश होती है वो हमारा को समझना है। क्या होता है बेटा, समझ लो ध्यान से, कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मान लो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बेटा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से हुआ क्या कि यहां पे जो एयर प्रेजेंट था, ध्यान सुनना, यहां पे जो एयर प्रेजेंट था वो गर्म हो गया। एयर प्रेजेंट था वो गर्म हो गया, काफी तेजी से गर्म हो गया, जिस वजह से मान लो एयर का एक पूरा पैकेट था, यहां पे एक पार्सल समझ लो, एयर का एक पार्सल था, वो काफी ज्यादा वार्म हो गया। वार्म हो गया तो ये पूरा का पूरा पैकेट जो है, ये पूरा का पूरा पैकेट जो है, अरे यार समझ लो, ये जो पूरा का पूरा पैकेट है, ये वार्म पैकेट एकदम से पूरा का पूरा ऊपर चला गया। वार्म पैकेट पूरा का पूरा ऊपर चला गया एक साथ। सडनली जब ये ऊपर जाएगा, ओबीसी बात है, अब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन हो गया बिल्कुल खाली, खाली हो गया, एयर है ही नहीं इधर। क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा, आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगी। आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं, ये जो कोल्ड आपकी जो हवाएं हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगी। ठीक, जब ये हवाएं यहां पहुंचेगी वो भी एकदम गर्म हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होगी सडनली। गेटिंग माय पॉइंट? और क्योंकि वैक्यूम प्रेशर हो गया है यहां पे, ऑब्वियसली बात है प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हो गया? यहां पे एक रीजन बन गया लो प्रेशर का। यहां पे एक रीजन किसका बन गया बेटा? लो प्रेशर का एक रीजन बन गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? ये जो लो प्रेशर का रीजन बना, यहां पे कोल्ड वेदर, कोल्ड जो आपकी हवाएं हैं वो फटाफट से आ रही हैं, और फर्दर वो भी एकदम गर्म होकर घूमते हुए ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये जो कोल्ड हवाएं यहां पे आएगी, वो यहां पे ऑब्वियसली बात है काफी तेजी से आएगी, क्योंकि यहां पे काफी गर्मी है, तो ये भी जो है, ये कोल्ड हवाएं भी जो है फिर गर्म होके घूमते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? और फर्दर जैसे ही ऊपर गई, ऑब्वियसली बात है इसमें मॉइस्चर था, और फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना बेटा साइक्लोन का, इसी को हम लोग साइक्लोन बोलते हैं बेटा। ये जो सेंटर साइक्लोन डेवलप होता है जब सेंटर पे लो प्रेशर आपका डेवलप हो। गेटिंग माय पॉइंट? जब सेंटर पे आपका आपका जमीन में लो प्रेशर होता है, तो उस वजह से आपका साइक्लोन आपका जनरेट होता है। और ये जो हवाएं घूमती है इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, लगभग 100 से 200 या 250 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहता है। 100 से 250, 200, 300 किलोमीटर का स्पीड रहता है हवाओं का। इतनी तेज हवाएं यहाँ पे घूम रही होती है, और ये हवाएं तेजी से घूमते घूमते ऊपर की तरफ जाती हैं, और बीच में एक सेंटर पे आपको मिल रही होती है। इसी को हम लोग आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आई ऑफ द साइक्लोन। और यहीं से आपकी बहुत तेज बारिश होती है। तेज बारिश लाइक जैसे बादल फटने वाला सिचुएशन है ना बेटा, ऐसे बारिश यहां से गिरेगी। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो साइक्लोन आपका बनता है जब आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? अब अगर हम बात करें
साइक्लोन की अगर हम बात करें तो बेटा ये आपका क्या है, ये आपका लेट अस कंसीडर 0 डिग्री लाइन, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर। ये आपका इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपरली साइड का जो हेमिस्फीयर है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाला जो आपका हेमिस्फीयर है इसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ध्यान से सुनना, साइक्लोन्स की जब हम बात करते हैं बेटा, साइक्लोन्स की जब हम बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपका रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न में ये आपके कैसे घूमते हैं, सदर्न में सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं नॉर्दर्न में, एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न में ये घूमते हैं क्लॉकवाइज। सदर्न में कैसे घूमते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लियर है बात बेटा, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। फर्दर अगर हम बात करें बेटा इसी साइक्लोन्स की जब हम बात करते हैं तो साइक्लोन के अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया, अगर हम बात करें तो इंडिया के आसपास जो हमारी कंट्री है वो आपको साइक्लोन बोलती हुई नजर आएगी, वो आपको साइक्लोन ही बोलती हुई नजर आएगी। दूसरा अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका इसी चीज को हैरिकेन बोलता है, हरिकेन बोलता है। अगर हम बात करें आपके साउथ ईस्ट एशिया की, अगर हम बात करें जापान वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, जापान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसको टाइफून कहा जाता है, टाइफून इसको कहा जाता है। और इसी चीज को ऑस्ट्रेलिया जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है वो इसको विली विली बोलता है, वो इसको विली विली बोलता है। तो ये अलग अलग नाम है साइक्लोन के जो कि अलग अलग रीजन में आपको देखने को मिलता है। टोर्नेडो, हाँ टोर्नेडो भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है बात बेटा। तो इस टाइप के रेनफॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के रेनफॉल को हम लोग साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। मीर मुकरम बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्या हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, सडनली यहाँ पे लो प्रेशर आपका क्रिएट हो रहा है। लो प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है, एकदम से हवा यहाँ पे गर्म हो गई, पूरा पैकेट एयर का ऊपर चला गया, जिस वजह से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम का मतलब प्रेशर जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, मतलब नेगेटिव प्रेशर आपका यहाँ पे डेवलप हो गया है। नेगेटिव प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। क्योंकि प्रेशर कम हो गया है तो रीजन क्या है आपका, लो प्रेशर का रीजन है। और आसपास की जो ठंडी हवाएं वो एकदम यहाँ पे आना शुरू करेगी, और जब ठंडी हवाएं यहाँ पे आएगी वो भी सडनली गर्म होना शुरू हो जाएगी, और फिर वो घूमते घूमते ऊपर की तरफ जाएगी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फर्दर बिल्कुल सेंटर पे आपको बहुत तेज बारिश देखने को मिलती है, इसी को हम लोग साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, इसी को हम लोग साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। समझ में आया बेटा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या है। आगे बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। इन केस वेन एवर आपका जो ये हॉट एयर है, वार्म एयर है, ये आपका वार्म एयर है, वार्म एयर, वार्म एयर, और जो आपका पोल्स है, पोल से आ रही है ठंडी हवाएं, पोल से आ रही है ठंडी हवाएं, दिस इज योर कोल्ड एयर, दिस इज योर कोल्ड एयर। पोल का मतलब क्या हो गया, पोल का मतलब क्या हो गया, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, और ये वाला जो रीजन है दैट इज योर पोलर रीजन। ये वाला रीजन क्या है, ये आपका पोलर रीजन है, यस और नो। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। दोनों में डिफरेंस एक पता है क्या आपको, दोनों में एक डिफरेंस पता है। नॉर्थ पोल में आपको एक जानवर मिलेगा पोलर बियर, और साउथ पोल में आपको क्या मिलता है, यहां मिलेगा आपको पेंगुइन। साउथ पोल में क्या मिलेगा आपको, पेंगुइन मिलेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। अब क्या हुआ सुनो, इक्वेटर वाले एरिया से गर्म हवा गई ऊपर, क्योंकि इक्वेटर वाले एरिया में क्या होगा बेटा, इक्वेटर वाले एरिया में इवापोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इक्वेटर वाले एरिया से क्या, गर्म हवा। पोलर रीजन में ठंड बहुत है, बर्फ है, क्योंकि सनलाइट जो है यहाँ पे या तो बिल्कुल नहीं पड़ रही है या तो बिल्कुल तिरछी पड़ती है, या तो बिल्कुल नहीं पड़ रही है या तो बिल्कुल तिरछी पड़ रही है। ठीक, अब जब ये गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में टकराते हैं, जब ये गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में टकराते हैं, ये क्या बना देते हैं, ये क्लाउड बना देते हैं। जहां पर भी ये टकराएंगे उस एरिया में बारिश करवा देंगे, क्योंकि ये आपस में ऐसे सामने से टकरा रही हैं। ये टकराने की वजह से क्या बनाएंगे, क्लाउड बना देंगे, क्लाउड बना देंगे, और जहां पर भी ये क्लाउड बनाएंगे वहीं पे ये बारिश कर देंगे। ऐसे टाइप के रेनफॉल को हम लोग फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं या फ्रंटल प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। The type of precipitation that is called your frontal precipitation or frontal rainfall. ठीक है बेटा, क्लियर है बात, यस और नो, क्लियर है बात, यस और नो।
ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, मोहम्मद इकबाल क्या बोल रहे हैं, इरिगेशन के कुछ चैप्टर भूल गया और सॉइल के भी। बेटा रिवाइज करो, रिवाइज करो, और क्या कर सकते हैं इसमें, रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, याद आ जाएगी चीजें। चलो, समझ में आया। तो बेटा ये 4 मोड होते हैं बेसिकली आपके बारिश होने के, ये 4 तरीके हैं जिस तरीके से आपकी बारिश पड़ती है आपके सरफेस के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमने बात किया टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ये हमने बात किया बेटा टाइप्स ऑफ रेनफॉल। यस, जल्दी से बोलो। ठीक है बेटा, क्लियर है बात, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ो आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं, जो पढ़ रहे हो आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। अच्छा, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे बात करें क्या बेटा, आगे बात करें क्या, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं किस किस फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है। ये तो हमने बात किया कि कौन कौन से टाइप्स के प्रेसिपिटेशन होती है। अब बात करने वाला है किस किस फॉर्म में आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। ठीक, अगर हम बात करें जो पहला फॉर्म है दैट इज योर रेनफॉल, और रेनफॉल जो है इंडिया का मेजर मोड है प्रेसिपिटेशन का। तो लगभग आपको इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग आपको हर रीजन में आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। यस, एक्सेप्ट द हायर रीजन ऑफ द हिमालयाज, और हिमालयाज के भी पीक्स वाले जो एरिया है वहीं पे आपको साल भर में जो है स्नोफॉल देखने को मिलता है। ठीक, जो वहां पे वैली वाले एरियाज है वहां पे आपको जो है लगभग अगर हम बात करें तो सिर्फ साल के 3 या 2 या 3 या 4 महीने आपको वहां पे स्नोफॉल देखने को मिलेगा, बाकी वहां पर भी आपको रेनफॉल ही देखने को मिलता है, पीक्स को छोड़ दें अगर। तो लगभग इंडिया में सब जगह आपको रेनफॉल ही देखने को मिलता है, इसीलिए प्रेसिपिटेशन का मतलब हम लोग रेनफॉल समझते हैं। समझ में बात की नहीं आई, बोले ऐसे नो। अब अगर हम रेनफॉल की अगर हम बात करें तो सर अगर पानी गिर रहा है, ध्यान से सुनना भाई, अगर पानी गिर रहा है तो उस पानी गिरने को हम रेनफॉल कब बोलेंगे सर, तभी बोलेंगे अगर पानी का जो ड्रॉपलेट है उसका साइज 0.5 से लेके 0.6 mm हो गया। अगर 0.5 से 0.6 mm है तो तभी हम लोग रेनफॉल बोलेंगे सर, तभी हम लोग रेनफॉल बोलेंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो। तभी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रेनफॉल बोलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अगर साइज ऑफ ड्रॉपलेट कम हो गया फिर आपके पास और भी तरीके हैं, उसको हम लोग ड्रिजल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ड्रिजल बोलते हैं, बूंदा बांदी। ये सुनो, आज बूंदा बांदी हुई है, इसका मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे हैं बारिश के और बहुत कम टाइम के लिए गिरे हैं। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड ड्रिजल। यस, अब अगर हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कितनी बारिश पड़ी, कितना अमाउंट में बारिश पड़ा, बारिश को हम लोग कैलकुलेट करेंगे एमएम में, और कितने घंटे में ये बारिश हुई। तो अगर हम बात करें तो एमएम पर यूनिट आवर दैट इज द इंटेंसिटी, या आप बोल सकते हैं कि कितना बारिश आपका क्वांटिटी में पड़ा है डिवाइडेड बाय टाइम। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। और इंटेंसिटी के बेसिस पे हम लोग रेनफॉल को कैटेगराइज करते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल और हैवी रेनफॉल। कब बोलेंगे हम लोग बारी बारिश हुई है, जब आपका रेनफॉल इंटेंसिटी 7.5 mm से ज्यादा हो जाए 1 घंटे में पर आवर, देन हम लोग बोलेंगे कि आज जो है बारिश हुई है आपके इलाके में। बट अगर आपका रेनफॉल की इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर हो रही है, मतलब 1 घंटे में सिर्फ 2.5 mm ही आपका कलेक्ट हुआ है आपके रेन गेज के अंदर, देन द रेनफॉल इज कॉल्ड टू बी लाइट रेनफॉल। अगर आपका रेनफॉल 2.5 mm से लेके 7.5 mm पर आवर के बीच में हुआ है, या इस रेनफॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम रेनफॉल। तो तीनों आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी के बेसिस पे। तो 2.5 mm पर आवर हुआ तो लाइट रेनफॉल, 2.5 से लेके 7.5 mm पर आवर के इंटेंसिटी से अगर आपकी बारिश हुई तो मीडियम रेनफॉल, और अगर 7.5 mm पर आवर से ज्यादा आपका बारिश होता है दैट इज कॉल्ड दी हैवी रेनफॉल। क्लियर बात, क्लियर बात, जल्दी से बोलो। तो इंटेंसिटी के बेसिस पे आपको पता होना चाहिए। दूसरा ड्रिजल की अगर हम बात करें तो मैंने क्या कहा था, अगर साइज ऑफ ड्रॉपलेट इज लेस देन 0.5 mm, अगर साइज ऑफ ड्रॉपलेट 0.5 mm से कम हो जाता है तो बेटा क्या बोलेंगे आप लोग, आज ड्रिजलिंग हुई है। बस मेरा कि नहीं आ रहा है। दूसरा इंटेंसिटी भी अगर हम बात करें तो लेस देन 1 mm पर आवर,
तो 1 घंटे में 1 mm भी आपका कलेक्ट नहीं हुआ है आपके रेन गेज के अंदर, क्या बोल देंगे? ड्रिजल हुआ है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलेंगे? ड्रिजल हुआ है। तो समाचार वाले क्या बोलेंगे? आज जो है शहर में हल्की बूंदाबांदी हुई है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज शहर में हल्की बूंदाबांदी हुई है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल लेस देन 1 mm पर आवर है, क्योंकि साइज ऑफ ड्रॉपलेट लेस देन 0.5 है। आज शहर में भारी बारिश हुई है, क्योंकि हैवी रेनफॉल हुई है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल 7.5 mm पर आवर से ज्यादा है, और साइज ऑफ ड्रॉपलेट जो है 0.5 से लेके 0.6 mm के बीच में है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस, गेटिंग माई पॉइंट? बोलो यार। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा फॉर्म जो आपके पास है प्रेसिपिटेशन का, दैट इज योर स्नो। स्नो की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, जो आपके लंप्स गिरते हैं, ठीक है, जो आपके लंप्स गिरते हैं इसी को हम लोग स्नो बोलते हैं, ठीक, और इसी को हम लोग स्नोफॉल भी बोलते हैं, क्योंकि लंप्स के फॉर्म में गिरेगा। जनरली अगर हम बात करें, जो डेंसिटी होता है स्नो का वो आपका रहता है 0.06 ग्राम पर सीसी से लेके 0.15 ग्राम पर सीसी, और अगर हम बात करें तो इसके बीच में आपको डेंसिटी देखने को मिलेगा 0.9 ग्राम पर सीसी, जनरली हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और रेंज आपका रहता है इस बीच में, रेंज आपका रहता है इस बीच में। बात क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? ठीक। और अगर हम बात करें स्नो की, तो ये वो क्रिस्टल होती है जिनका साइज 0.1 mm ग्राम्स आपको देखने को मिलता है। तो क्रिस्टल की डेंसिटी जो होती है वो 1 mm ग्राम्स पर सीसी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर हम बात करें ग्लेज की, तो यहां पे आप देख पा रहे हो ये आपका ग्लेज है। ग्लेज का मतलब क्या होता है? जब कोई ड्रॉपलेट, जो कोई वाटर का ड्रॉपलेट ग्राउंड के कांटेक्ट में आए और ग्राउंड इतना ज्यादा ठंडा है, उस ड्रॉपलेट को उसने फ्रीज कर दिया, उस ड्रॉपलेट को उसने फ्रीज कर दिया, और ये कंडीशन आपकी तब डेवलप होती है जब ग्राउंड सरफेस का जो टेम्परेचर है वो या तो 0 डिग्री पहुंच चुका है या 0 डिग्री से कम हो चुका है। तो इस केस में आपको इस टाइप से आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्लेज फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग ग्लेज बोलते हैं। यस। नाउ फर्दर अगर हम बात करें तो बात करते हैं स्लीट की। स्लीट की अगर हम बात करें तो ये आपकी फ्रोजन रेन ड्रॉप्स है, जो ट्रांसपेरेंट नेचर की होती है। ये फ्रोजन रेन ड्रॉप्स आप देख पा रहे हैं जो कि आपकी ट्रांसपेरेंट नेचर की होती है बेटा, इसको हम लोग स्लीट बोलते हैं। उसके अलावा बात आती है हेल की। हेल की अगर हम बात करें तो हेल क्या हो गया बेटा? जो आपके ओले पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हेल। यहां पे बड़े बड़े लम्स आपको गिरने देखने को मिलता है, विच इज हैविंग द साइज ग्रेटर देन 8 mm। अगर पार्टिकल का साइज 8 mm से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग हेल स्टॉर्म बोल देंगे, इसको हेल बोल देते हैं। जनरली साइज आपका रेंज करता है 5 mm से लेके 50 mm तक के साइज आपके हेल स्टॉर्म के आपको देखने को मिलता है। बट अगर आपका साइज 5 mm से कम है, अगर हेल कि जो पार्टिकल्स है, जो लम्स है, उसका साइज 5 mm से कम है, तो उसको हम लोग ग्रोपल बोल देते हैं। ग्रोपल बेटा कोई अलग चीज नहीं है, ग्रोपल कोई अलग चीज नहीं है, ये हेल स्टॉर्म का ही हिस्सा है जिसकी साइज जो है पार्टिकल की वो 5 mm से कम हो जाती है। अगर 8 mm से ज्यादा रहता है फिर हम लोग उसको हेल बोल देंगे। बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? तो ये आपके डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, ये आपके डिफरेंट फॉर्म्स हो गए प्रेसिपिटेशन के। ये अलग अलग फॉर्म हो गए बेटा प्रेसिपिटेशन के। बोलो यहां तक की कहानी सबको समझ में आई? यस और नो? जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी सबको समझ में आई? यहां तक की कहानी सबको समझ में आई? क्या क्या बात हुई है? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस, जल्दी से बोलो यार। यस, जल्दी से बोलो यार। क्लियर है बेटा सबको बात? ये चलिए आगे बात करें, आगे बात करें, चलिए आगे बात करें क्या? आगे बात करें क्या? नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं हम लोग वाटर बजट इक्वेशन के बारे में। वाटर बजट इक्वेशन की बात करें तो यहां पे हम ये देखना चाह रहे हैं, हम यहां पे ये देखना चाह रहे हैं कि पूरे आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर, पूरे आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर कितना पानी आया, कितना पानी गया। यस। और यही वाटर बजट इक्वेशन आपको ये बताएगा कि कितना पानी आपके जो आप बोल सकते हैं रिजर्वायर्स है उधर स्टोर हुआ है, कितना पानी आपके वाटर बॉडीज में स्टोर हुआ है, कितना पानी आपके ग्राउंड वाटर में स्टोर हुआ है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाटर बजट इक्वेशन हमें ये बताएगा कि कितना टोटल क्वांटिटी में पानी आया था और वो क्वांटिटी कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और फर्दर वो क्वांटिटी कहां कहां पे स्टोर होगा।
बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाटर बजट इक्वेशन के हेल्प से ही हम ये बता पाएंगे कि किसी एक पर्टिकुलर आपका जो वाटर बॉडी है उसके लेवल में कितना डिफरेंस आ सकता है, उसमें कितना पानी जो है आपका मैक्सिमम स्टोर हो सकता है, क्या उसकी कैपेसिटी रह सकती है। दैट इज योर वाटर बजट इक्वेशन। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो वाटर बजट इक्वेशन है ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। ये काम करता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस कंसीडर माय डियर, लेट अस कंसीडर माय डियर, ये आपका एक मीडियम है। इस मीडियम के अंदर मैंने कुछ मास यहां पे ट्रांसफर किया। कितना मास ट्रांसफर किया? लेट अस कंसीडर कि सर मैंने 10 यूनिट मास ट्रांसफर किया। कितना मास कंसीडर किया बेटा? 10 यूनिट मास ट्रांसफर किया। अब हुआ क्या, जब आप इसके एंड पे जाते हो तो आपने क्या पाया, यहां पे सिर्फ 8 यूनिट मास ही है सर जो यहां से बाहर निकल रहा है। 8 यूनिट मास सर इस मीडियम से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब सर 2 यूनिट मास कहां गया? 2 यूनिट मास कहां गया? गायब हो गया क्या? ये 2 यूनिट मास कहां गया बेटा? ये 2 यूनिट मास यहां पे क्या हो गया? स्टोर हो गया। ये 2 यूनिट मास क्या हो गया बेटा? यहां पे स्टोर हो गया। अब अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म्स में बात करूं, ये जो 10 यूनिट मास इसमें एंटर किया था ये क्या है बेटा? इनफ्लो। ये क्या है बेटा? इनफ्लो। ठीक। दूसरा, ये 8 यूनिट मास जो यहां से बाहर निकला है, ये इस मीडियम से बाहर निकला है, इसको बोल देंगे बेटा आउटफ्लो। इसको बोल देंगे बेटा आउटफ्लो। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ये 2 यूनिट जो यहां पे फंसा हुआ है ये क्या हो गया आपका? स्टोरेज। ये क्या हुआ बेटा? स्टोरेज। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मास है ये हमें बताएगा कि कितना क्वांटिटी ऑफ मास आपका स्टोर हो रहा है आपके किसी मीडियम के अंदर। मीडियम आपका वाटर बॉडी हो सकता है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकता है, रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया। मीडियम आपका सॉइल हो सकता है कि ग्राउंड वाटर टेबल में कितना पानी आपको कंट्रीब्यूट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस? क्लियर है बात? क्लियर है बात? बोलो यार यस और नो? ठीक। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई बेसिकली आपको? क्या आपको ये बात बेसिकली समझ में आ गई? यस? ठीक है। लॉसेस, आशुतोष बोल रहे हैं सर लॉस का बेटा जो आउटफ्लो गया यही तो लॉस हुआ। आउटफ्लो जो गया ये तो लॉस हुआ ना, स्टोर नहीं हुआ ना आपके इसके अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो आउटफ्लो आपका गया यही तो लॉस हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? जनरली ये आप समझ पा रहे हो? ये बात जनरली आप ये समझ पा रहे हो? अब इसमें से किसी के मन में एक ख्याल होगा सर इस बीच में पानी आपका इवेपोरेट भी तो हो सकता था। ऑब्वियसली बात है, इवेपोरेट होगा, ये भी तो लॉस होगा, ये भी तो लॉस होगा, ये आउटफ्लो ही है। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो यार। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये लंबी चौड़ी लाइन में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि भैया ये जो वाटर बजट इक्वेशन है ये आपके कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर ही डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ये कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है। और ये वाटर बजट इक्वेशन क्या बोलता है? जल्दी से बोलो अब। मास वाटर इनफ्लो माइनस मास वाटर आउटफ्लो दैट इज इक्वल टू चेंज इन मास ऑफ द स्टोरेज। तो ये बताएगा कि कितना आपका स्टोरेज में चेंज हुआ है या कितना आपका पानी या कितना आपका मास आपका स्टोर हुआ है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मास कंजर्वेशन का मतलब क्या है भैया? जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास बाहर निकलना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो मीडियम के अंदर फंसा हुआ है। अगर नहीं आ रहा है तो वो मीडियम के अंदर फंसा हुआ है। बेटा इसको आप वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग डेंसिटी सेम रखते हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इनफ्लो आउटफ्लो और स्टोरेज इज सेम, देन इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? वॉल्यूम के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो यस और नो? डेंसिटी इज इक्वल टू कितना बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम और नॉट। अगर डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो इसका मतलब जो इक्वेशन आपने मास के लिए लिखा है वही इक्वेशन आप लोग वॉल्यूम के लिए लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं वॉल्यूम इनफ्लो, कितना वॉल्यूम आपका इनफ्लो हुआ है, कितना वॉल्यूम आपका आउटफ्लो हुआ है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्टोरेज। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो आप लोग वॉल्यूम के टर्म्स में भी इसको डील कर सकते हैं। यस? कितने लोगों को कहानी समझ में आई भाई? कितने लोगों को कहानी समझ में आई? चलिए, तो अलग अलग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर ये पूरा प्रिंसिपल काम करता है और अलग अलग आपकी बॉडीज के लिए आपका अलग अलग वाटर बजट इक्वेशन है। मतलब कंसेप्ट सेम है सब में कि जितना आउटफ्लो इनफ्लो हुआ उसमें से आउटफ्लो को माइनस करना है, उतना पानी आपका स्टोर हो जाएगा।
उतना पानी आपका स्टोर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं वाटर बजट इक्वेशन फॉर अ कैचमेंट, कैचमेंट की अगर हम बात करें तो कैचमेंट क्या होता है बेटा? कैचमेंट आपका वो एरिया होता है जो एक पर्टिकुलर रिवर को कंट्रीब्यूट करता है, जो एक पर्टिकुलर ड्रेनेज को कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज द कैचमेंट एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम, दैट पर्टिकुलर रिवर। इसके बाद हम लोग कैचमेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं। यस, तो अगर हम बात करें तो कैचमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर बेटा, ये हमारा स्ट्रीम है, ये हमारा रिवर है, यहां पे बारिश हो रही है, दो माउंटेन्स के बीच में ये रिवर है, लेट अस कंसीडर। ठीक, अब हुआ क्या कि जैसे ही आपने देखा कि बारिश हो रही है तो भैया ये वाला जो पीक है इसका सिर्फ ये वाला साइड ही यहाँ पे पानी को कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला जो पीक है इसका ये वाला साइड ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। ये पानी पूरा का पूरा यहाँ पे पहुंचेगा, कहां पे बेटा? आपके स्ट्रीम के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरा एरिया से जो भी पानी गिरेगा वो पूरा इस एरिया, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आएगा। तो इसका मतलब इस स्ट्रीम का ये जो एरिया है यही इसका कैचमेंट एरिया है। इस स्ट्रीम का ये वाला जो एरिया ये इसका कैचमेंट एरिया है। बोलो बात क्लियर है? सुनो, ये वाला कैचमेंट एरिया दूसरे स्ट्रीम का हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सुनो, गेटिंग माय पॉइंट? यस सुनो। तो अब इस कैचमेंट एरिया की अगर हम बात करें तो इस कैचमेंट एरिया की अगर हम बात करें तो इस कैचमेंट एरिया के लिए हम लोग कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं? क्या हुआ बेटा? बारिश हुई, ध्यान से सुनना भाई, क्या हुआ बेटा? बारिश हुई। यस, पी मतलब प्रेसिपिटेशन, पी मतलब प्रेसिपिटेशन, बारिश हुई। बारिश होने की वजह से फिर क्या हुआ बेटा? बारिश होने की वजह से क्या हुआ? रन ऑफ हुआ, रन ऑफ हुआ। रन ऑफ होने की वजह से देन फर्दर कुछ पानी आपका ग्राउंड वाटर टेबल में चला गया। बोलो यस सुनो, आउटफ्लो ही हुआ ना, ये भी तो आउटफ्लो ही हुआ। देन कुछ पानी आपका इवापोरेट हो गया, कुछ पानी आपका ट्रांसपिरेट हो गया, और जो बचा कुचा पानी है वो क्या हो गया? जो बचा कुचा पानी है वो क्या हो गया? वो चेंज इन स्टोरेज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो पानी आपका स्टोर हो जाएगा उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब किसी वाटर बॉडी के लिए मैंने ये इक्वेशन लिखनी है, किसी वाटर बॉडी के लिए इक्वेशन लिखनी है। वाटर बॉडी में क्या हुआ बेटा? वाटर बॉडी में क्या हुआ? इनफ्लो, पानी उसमें चला हुआ है, पहले तो पानी चला हुआ है, उसमें बारिश हो गई, उसमें बारिश हो गई, पानी बढ़ जाएगा। वाटर बॉडी का पानी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। वाटर बॉडी का पानी बढ़ा, कुछ पानी आपके ग्राउंड वाटर टेबल में चला गया, कुछ पानी आपके ग्राउंड वाटर टेबल में चला गया, कुछ पानी आपका इवापोरेट हो गया, कुछ पानी आपका इवापोरेट हो गया, कुछ इधर उधर आपके लॉसेस हो गए, आउटफ्लो चला गया, और जो बचा कुचा पानी है वो आपके रिवर को या तो बढ़ाएगा या तो कम करेगा। वैसे तो बढ़ाएगा क्योंकि बारिश आपका ऐड हुआ है। समझ में आई बात की नहीं आई? या सुनो, तो ऐसे ही मैं हर वाटर बॉडी के लिए या हर टाइप के फ्लो के लिए एक इक्वेशन लिख सकता हूं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। समझ में आई बात की नहीं आया? इसका मतलब इनफ्लो का मतलब पानी आ रहा है, आउटफ्लो का मतलब जा रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलो, कितने लोगों को दिक्कत है? यस, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। ये इक्वेशन में दिक्कत है किसी को? ये इक्वेशन में दिक्कत है किसी को? बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ये पानी आया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा सर इतना, बचा सर इतना। बोलो यार ऐसो नो, समझ पाए क्या बात? ठीक, चले आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? वाटर बजट इक्वेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग कैचमेंट एरिया के बारे में। कैचमेंट एरिया क्या होता है बेटा? वो एरिया जो एक किसी पर्टिकुलर, वो एरिया जो एक किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का एरिया, दैट इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। या आप बोल सकते हैं ये वो एरिया है जो स्ट्रीम को वाटर प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो लेट अस कंसीडर दो माउंटेन्स के बीच में एक स्ट्रीम है, यहां पे होगी बारिश, तो भैया ये पीक है, इस पीक का ये पानी इधर को जाएगा, इस पीक का ये पानी इधर को जाएगा। इसका मतलब इस पीक के ये वाला साइड पूरा एरिया इसी रिवर को कंट्रीब्यूट करेगा, इस पीक का ये वाला साइड पूरा रिवर इसी रिवर को कंट्रीब्यूट करेगा पूरा पानी। तो इसका मतलब ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया से पानी इसी रिवर में आना है, तो इसका मतलब ये रिवर का ये जो पूरा एरिया है दैट इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया। दूसरा, इसको आप ऐसे भी समझ लो, इसको आप ऐसे भी समझ लो, लेट अस कंसीडर कि सर ये आपका एक स्ट्रीम है, अगर पानी आपका यहां से आया, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है अगर 3D में जाओ तो ये पीछे की तरफ भी जाएगा,
यस और नो? तो ये जो पूरा एरिया पीछे की तरफ जा रहा है, जहां तक फिर अगर आपको कोई बैरियर नहीं आती है, ये सारा पानी इसी लेक को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये पूरा एरिया इस स्ट्रीम का क्या हो जाएगा? कैचमेंट एरिया हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो यार एस और नो। तो कैचमेंट एरिया की अगर हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पे आपको बात समझ में आएगी क्या नहीं आई? बोलो यार, क्लियर है बात? ठीक है, इसी को हम लोग वाटरशेड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग वाटरशेड भी बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है एस और नो? ठीक ठीक। और ये जो लाइन हमने निकाली है, ये लाइन हमने जो यहाँ पे ड्रॉ करी है, ठीक है, और ये जो पीक जो होता है, पीक को क्या बोलते हैं बेटा? रिज भी बोलते हैं। ये पीक को क्या बोलते हैं? रिज भी बोलते हैं। और पीक 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 को जब हम लोग मैच करते जाएंगे तो एक लाइन बनती है, दैट इज कॉल्ड रिज लाइन। और इसी को हम लोग डिवाइड या वाटर डिवाइड भी बोलते हैं। ये वो पॉइंट है, ये वो लाइन है जो वाटर को डिवाइड करता है। कुछ पानी इधर को जा रहा है, कुछ पानी इधर को जा रहा है। तो रिज अगर हम बात करें तो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पीक, दैट इज कॉल्ड द रिज। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसको रिज बोल दो, वाटर डिवाइड बोल दो, डिवाइड बोल दो, कुछ भी बोल दो। यस, क्लियर है बात बेटा? क्लियर है बात बेटा? जल्दी से बोलो बेटा, बात क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बात करें क्या? आगे बात करें क्या? कंफर्टेबल हो सारे? यस, ठीक हो, कंफर्टेबल हो? आगे बात करें। नेक्स्ट, अगली बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट योर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज योर इंडेक्स ऑफ वेटनेस। अगला जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज इंडेक्स ऑफ वेटनेस। क्या होता है इंडेक्स ऑफ वेटनेस? बेसिकली अगर हम इंडेक्स ऑफ वेटनेस की बात करें तो ये हमें जानकारी देगा कि सर रेनफॉल का वेरिएशन कितना है और रेनफॉल का डेविएशन कितना है। मतलब रेनफॉल में कितनी डेफिशिएंसी आ रही है एवरेज रेनफॉल के कंपैरिजन में, ये हमें बताता है इंडेक्स ऑफ वेटनेस। बेसिकली अगर हम बात करें तो उसका एक रेफरेंस हम ले लेते हैं कि जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है इंडिया का, एनुअल एवरेज रेनफॉल जो इंडिया में होता है वो लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास है। एनुअल एवरेज रेनफॉल जो इंडिया में है दैट इज 120 सेंटीमीटर। मतलब एक साल में एवरेज, पूरे कंट्री का एवरेज लगाया तो 120 सेंटीमीटर बारिश होनी है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर आपका एवरेज रेनफॉल आप कैलकुलेट करते हो और उसको कंपेयर करते हो एवरेज रेनफॉल से जो होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो से जो आपको क्वांटिटी मिलती है बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ वेटनेस। इन दोनों के रेशियो से जो क्वांटिटी हमें मिलती है माय डियर, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ वेटनेस। अब इंडेक्स ऑफ वेटनेस आपने कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको एग्जांपल दे रखा है, लेट अस कंसीडर कि 90 सेंटीमीटर बारिश हुआ है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर और हमें पता है एवरेज रेनफॉल हो रहा है आपका 120 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो इंडेक्स है वो 75% वैल्यू दे रही है। तो इस 75% का मतलब क्या है? इस 75% का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर ईयर में 25% पानी आपका कम गिरा है, 25% डेफिशिएंसी है इस पर्टिकुलर ईयर में। मतलब 25% आपकी लेस रेनफॉल हुई है इस पर्टिकुलर ईयर में। और जिस पर्टिकुलर ईयर में आपकी इंडेक्स जो ऑफ वेटनेस है उसकी वैल्यू 1 से कम आती है, डेफिशिएंसी ज्यादा आती है, उस केस को हम लोग बैड ईयर बोलते हैं। उस साल में हम बोलेंगे कि ये साल हमारा अच्छा नहीं रहा क्योंकि इस साल उतनी बारिश नहीं हुई जितनी एवरेज होनी चाहिए थी, एंड दैट पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड टू बी अ बैड ईयर। बट अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जितना आपका एवरेज रेनफॉल है उतना ही रेनफॉल हुआ तो 100% इंडेक्स ऑफ वेटनेस आएगा। 100% इंडेक्स ऑफ वेटनेस का मतलब डेफिशिएंसी क्या हो गया? 0। और डेफिशिएंसी 0 हुआ तो हम बोलेंगे उस साल को नॉर्मल ईयर। और आपके जेके के पेपर में बेटा इंडेक्स ऑफ वेटनेस पूछा हुआ है। अगर हम बात करें रेनफॉल इन अ ईयर, मान लो 150 सेंटीमीटर होता है और 120 सेंटीमीटर जो है आपका एवरेज है, तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस कितना? 125%। मतलब अगर 100% से ज्यादा हो सकता है इंडेक्स ऑफ वेटनेस। 125% का मतलब क्या हो गया बेटा? 25% ज्यादा यहां पे रेनफॉल हुआ है, 25% ज्यादा यहां पे रेनफॉल हुआ है। और जिस साल बारिश ज्यादा होगी उस साल को हम लोग गुड ईयर बोल देंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितना भी हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस रहता है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा रेनफॉल होगा
ऑब्वियसली बात है उतना ही ज्यादा आपके स्ट्रीम्स में पानी होगा, उतना ही ज्यादा आपका ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आएगा, और जितना ज्यादा स्ट्रीम में पानी है, जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर टेबल आपके पास अवेलेबल होगा, तो ऑब्वियसली बात है आपकी इरिगेशन के लिए आपको पानी की दिक्कत नहीं होगी, और अगर पानी की दिक्कत नहीं हो तो उस साल में आपके फसल अच्छे हो जाएंगे। बस समझ रहे कि नहीं, इसीलिए हम लोग इसको अच्छा साल बोल रहे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा, भारत क्या है, हमारा कृषि प्रधान देश है। सही बात है कि नहीं है, बोलो यार यस और नो, यस और नो जल्दी से बोलो यार। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इंडेक्स ऑफ वेटनेस हमें क्या बताता है, डेफिशिएंसी बताता है। कंफ्यूज नहीं होना कि सर इंडेक्स ऑफ वेटनेस 75% है, बहुत ज्यादा वेटनेस आ गया, ये नहीं है भाई। इंडेक्स ऑफ वेटनेस आपको डेफिशिएंसी बताएगा। तो 75% का मतलब है कि 25% कम बारिश हुई है, 25% लेस रेनफॉल। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? जल्दी से बोलो यार। आपको एग्जांपल्स भी करवा दिए साथ में, तो आपको यही बात पता होनी चाहिए। अब ये डेफिशिएंसी का एक रेंज है, डेफिशिएंसी का एक रेंज है। क्या बोलता है, सुनो भाई, अगर डेफिशिएंसी 30 से 45% के बीच में है, इसको हम लोग लार्ज डेफिशिएंसी बोलेंगे। बट अगर यही डेफिशिएंसी 45 से 60% के बीच में, दैट इज कॉल्ड सीरियस डेफिशिएंसी। बट यही डेफिशिएंसी माय डियर अगर 60% से ज्यादा हो गई, देन इट इज डिजास्टरस। इसका मतलब काफी खराब सिचुएशन उस साल में होने वाली है। सिर्फ 40% बारिश हुई है एवरेज की, आ रहा ही नहीं आ रहा है। 60% बारिश आपकी, अगर हम बात करें इंडेक्स ऑफ वेटनेस 60% से भी ज्यादा हो गया, डेफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी, 40 से भी ज्यादा हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, उस साल को हम लोग बोल देंगे कि इट इज अ डिजास्टरस ईयर। यार आज फिर आ गई है, एक मिनट, हमला हो चुका है भाई। एक मिनट बेटा, बेटा समझ पा रहे हो, इंडेक्स ऑफ वेटनेस समझ में आया सबको? बोलो यार, इंडेक्स ऑफ वेटनेस सबको समझ में आया? यस, इंडेक्स ऑफ वेटनेस सबको समझ में आया कि नहीं आया? इंडेक्स ऑफ वेटनेस सबको समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट यार, मेरे को ना, ये तो जो पुराने क्लास कर रहे हो, जो लगातार क्लास कर रहे हो, सबको पता ही है क्या हो रहा है अभी। जो पहली पहली बार क्लास में आए वो सोच रहे होंगे कि सर क्या ही कर रहे हो यार, अभी क्या हो गया एकदम से सर को। चले आगे बात करें क्या? अच्छा अब सुनो ध्यान से, डर का माहौल है। चलो देखो भाई, नहीं एक्टिवेट कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है हमने S400। देखो ध्यान से क्या बात हो रही है, देखो। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप बोल रहे हैं कि सर इंडेक्स ऑफ वेटनेस तो हमारा, इंडेक्स ऑफ वेटनेस तो हमारा 60% आ गया, ठीक है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस आपका 60% आ गया, तो मतलब ऑब्वियसली बात है सर 40% की डेफिशिएंसी है। मतलब लगभग लगभग अगर डेफिशिएंसी है रेनफॉल में, तो इसका मतलब लगभग लगभग सूखा का कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, मतलब लगभग लगभग ड्रॉट की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, लगभग लगभग किसकी सिचुएशन आ रही है, ड्रॉट की सिचुएशन आ रही है, सूखे की सिचुएशन आ रही है। अच्छा, अब आप बोल रहे कि सर, आप तो बोल रहे कि ड्रॉट की सिचुएशन आ रही है, बट सर मेरे गांव में तो फ्लड आ गया है, बट सर मेरे गांव में तो फ्लड आ गया है। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो बात हो रही है ये कंट्री लेवल पे बात हो रही है, किसी एक रीजन स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि अकरेंस ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट ये आपका एक रीजन स्पेसिफिक फिनोमिना है। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इंडेक्स ऑफ वेटनेस की अगर हम बात करें तो ये हम लोग पूरे कंट्री का एक एवरेज रेनफॉल हम लोग लेकर बात कर रहे हैं। हो सकता है जिस साल में बारिश पूरे कंट्री में एवरेजली कम हुई हो, उस साल में कंट्री के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में एक्सेसिव फ्लड आया हो, दैट इज मे बी द पॉसिबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इंडेक्स ऑफ वेटनेस तो आपका बहुत कम है, बट एक पर्टिकुलर रीजन में तो फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है। तो ये पूरा कंट्री का एक एवरेज हम लोग एक इंडेक्स निकाल रहे हैं, उसी को हम लोग इंडेक्स ऑफ वेटनेस बोल रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है बात, यस और नो? चलिए,
तो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन जो लिखी है ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या बात यहाँ पे हो रही है। अब बात करते हैं, ड्रॉट की बात आई गई है तो सर ड्रॉट किसको बोलेंगे, ड्रॉट किसको बोलेंगे? ड्रॉट का मतलब सूखा, ड्रॉट का मतलब सूखा। अब सूखा जो होता है या ड्रॉट जो होता है बेटा, अलग अलग टाइप के ड्रॉट का आपको जानकारी होनी चाहिए। 3 टाइप की ड्रॉट होती हैं, एक होती है आपकी हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, एक होती है आपकी मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, एक होती है आपकी एग्रीकल्चरल ड्रॉट। अब तीनों ड्रॉट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले हम लोग ड्रॉट के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। अगर हम बात करें कि जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मतलब इंडेक्स ऑफ वेटनेस आपने कैलकुलेट करना है, उसको 100 से माइनस करना है, जो भी परसेंटेज आया दैट इज कॉल्ड दी व्हाट, दैट इज कॉल्ड दी डेफिशिएंसी। बेटा जो डेफिशिएंसी कैलकुलेट करी, अगर डेफिशिएंसी लेस देन 25% है तो उसको हम लोग बोल देंगे ड्रॉट, पर अगर डेफिशिएंसी 25 से 50 के बीच में उसको बोल देंगे मॉडरेट ड्रॉट, और अगर डेफिशिएंसी 50 से ज्यादा हो गया दैट इज कॉल्ड टू बी सीवियर ड्रॉट, दैट इज कॉल्ड टू बी सीवियर ड्रॉट। बेटा ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है जेकेएसएसबी के अंदर, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ड्रॉट कब बोला जाएगा, मॉडरेट ड्रॉट कब बोला जाएगा, सीवियर ड्रॉट कब बोला जाएगा। अब ड्रॉट के लिए आपको डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना आना चाहिए, ड्रॉट के लिए आपको डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना आना चाहिए, और डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। एवरेज वैल्यू दे देगा आपको और उस पर्टिकुलर ईयर का आपको डाटा भी दे देगा कि इस साल इतनी बारिश हुई है, एवरेज रेनफॉल ये है, बताइए कि ये ड्रॉट ईयर है या नहीं है। समझ में यही बात करनी है। आपको क्या कैलकुलेट करना है उसमें, इंडेक्स ऑफ वेटनेस आपको कैलकुलेट करना है, और इंडेक्स ऑफ वेटनेस को 100 से माइनस करना है, आपको डेफिशिएंसी मिल जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिशिएंसी यू कैन नाउ कमेंट कि आपका कौन सा सिचुएशन है, ड्रॉट का सिचुएशन है, सीवियर ड्रॉट का सिचुएशन है, मॉडरेट सिचुएशन है, नॉर्मल ईयर है, बैड ईयर है, दैट इज द केस। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? जल्दी से बोलो यार। भाई ये तो बहुत उग्र हो रही है आज तो ये मक्खी, इसको हाइड्रोलॉजी पसंद नहीं आया क्या? दिख रही है क्या आप लोगों को? दिख रही है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन पे दिखी आपको ये? बताओ यार। स्क्रीन पे दिखी आपको ये? नहीं दिखी? सर 9 बजे क्लास, सोम की क्लास भी है। अच्छा 9 बजे के लिए अरेंज 9 बजे के लिए साइन किया है क्या सर ने? बेटा अभी तो 8:30 ही हो रहे हैं, क्यों क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं दिखी? किसी को दिखी है? चलो कोई बात, क्यों परेशान हो रहे हो? 9 बजे क्लास ना, अभी तो 8:30 ही हो रहा है। चलो क्लियर है बात। अब सुनो, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब क्या होता है? मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब ये होता है कि आपकी बारिश जो कम होती है दैट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। जो बारिश कम हो रही है, ये जो आपने कैलकुलेट किया है दैट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो? अच्छा, अब किसी साल को, किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर को हम लोग ड्रॉट ईयर कब घोषित करते हैं? मतलब किसी एक पर्टिकुलर साल को हम लोग सूखा वाला साल कब घोषित करते हैं? सरकार बोलती है ना कि ये सूखा वाला साल रहा। सूखा वाला साल हम लोग तभी घोषित करेंगे, बट कब? जब पूरा एरिया, अगर हम बात करें तो उसका 20% एरिया में आपको ड्रॉट आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे कंट्री के 20% एरिया में आपको ड्रॉट एरिया देखने को मिल रहा है, 20% से ज्यादा एरिया में आपको ड्रॉट एरिया देखने को मिल रहा है टोटल एरिया का 20% में, तो इन दैट केस आपका ड्रॉट ईयर अनाउंस हो जाता है कि ये साल हमारा सूखा वाला साल रहा। ठीक। मोर ओवर आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर ड्रॉट ईयर्स की अगर हम बात करें या ड्रॉट की अगर हम बात करें तो ड्रॉट अकर्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर आपका सूखा 0.2 से लेके 0.4 की प्रोबेबिलिटी के बीच में आ रहा है देन इट इज कॉल्ड ड्रॉट प्रोन एरिया। अब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ड्रॉट आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 से 0.4 के बीच में रह रही है, अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सूखा आने की जो संभावना है वो 0.2 से 0.4 के बीच में अगर रहती है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बोलते हैं सूखा ग्रसित एरिया, सूखा ग्रसित क्षेत्र। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस और नो? ठीक है, बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? नाउ अगर प्रोबेबिलिटी 0.4 से ज्यादा बढ़ जा रही है कि भैया वहां पे सूखा आने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.4 से भी ज्यादा बढ़ जा रही है, तो फिर क्या कंडीशन है भाई?
फिर क्या कंडीशन है, फिर इसको क्या बोल दिया, क्रॉनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया। क्या बोल दिया बेटा, क्रॉनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया। क्रॉनिकली का मतलब क्या हो गया, मेरे को एक हिंदी का शब्द नहीं मिल रहा है, क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया का मतलब क्या हो गया, भयंकर सूखा वाली स्थिति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्रॉनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया की अगर हम बात करें तो वही वो वाला सिचुएशन है जहां पे ऐसे दिखाया जाता है ना कि लाइक जमीन है, जमीन पे क्रैक्स वैक्स पड़े हुए हैं और किसान ऐसे सर पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो एरिया है जिस एरिया को हम लोग बोलेंगे क्रॉनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया। और वो एरिया आपका वो एरिया रहेगा जहां पे ड्रॉट आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 से भी ज्यादा हो जाएगी। ड्रॉट आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 से भी ज्यादा हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है सुनो। अब कैसे ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं वो सारी बातें हम लोग आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग फ्लड्स के बारे में बात करेंगे ना बेटा, तो वहां पे हमारी डिटेल डिस्कशन रहेगी। ठीक, क्लियर है बात बेटा, क्लियर है बात बेटा। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब क्या है, दूसरा टाइप का ड्रॉट है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब यह है कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर अगर आपको यह देखने को मिल रहा है कि आपकी जो स्ट्रीम्स है, जो आपकी वाटर बॉडीज है, उसमें जो डिस्चार्ज है वो एवरेज डिस्चार्ज से कम है, तो उस साल आप बोलेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ध्यान में होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं, जब भी आपने देखा होगा कि नदी नालों को देख के क्या बोलते हैं वो हमेशा कि भाई इस साल तो अच्छा खासा पानी है इसमें, तो इसका मतलब उस साल पानी एवरेज पानी से भी ज्यादा है, जो आप वो पूरे ऊपर पर वो नोटिस कर रहे थे उसके एवरेज फ्लो से भी ज्यादा पानी आ गया। और किसी से एक पर्टिकुलर साल में बोल देंगे भैया इस साल तो इस स्ट्रीम में पानी बहुत कम है, इस साल नदी में पानी बहुत कम है। बस समझ रहे हैं, इसका मतलब उनका तजुर्बा ये कह रहा है कि जो एवरेज फ्लो इस रिवर में रहता था उससे भी कम लेवल पे ये रिवर आपकी फ्लो कर रही है। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, भैया हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट वाली सिचुएशन है। क्या बताना चाह रहे भैया, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट वाली सिचुएशन है। समझ में आई बात कि नहीं आई, बोलो यार ऐसा नो। तो सेकंड टाइप का जो आपका ड्रॉट है दैट इज योर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। क्लियर है बात, क्लियर है बात, जल्दी से बोलो यार। चाहे हम स्ट्रीम की बात करें, चाहे हम लोग लेक्स की बात करें, रिजर्वायर की बात करें या अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, तो दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक, चलो आगे बात करते हैं बेटा, दैट इज एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट का मतलब एग्रीकल्चर जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम, अरे मेरे को चिंता अपनी नहीं है, मेरे को चिंता तुम्हारी है। अगर मुझे इसने काट लिया तो 2-3 दिन तुम्हारी क्लासेस नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है, हाँ मुझे तो छुट्टी मिल जाएगी। चलो चलो आगे देखो, तो मैं किसी भी हालत में इससे कटवाना नहीं चाहता हूं। ठीक, आगे देखो एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है ये वो ड्रॉट है बेटा जो आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में देखने को मिल रही है। आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में किसे, क्रॉप, जो आप लोग क्रॉप उगा रहे हो, जो आप क्रॉप उगा रहे हो बेटा, उस क्रॉप को उतना पानी नहीं मिल पा रहा है जितना पानी उसको खुद को डेवलप करने में या फुल मैच्योर करने के लिए चाहिए, फुल मैच्योर करने के लिए चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यार सुनो, बोलो यार सुनो। तो भैया इस ड्रॉट को हम लोग एग्रीकल्चरल ड्रॉट बोल देंगे। अब यहां पे एग्रीकल्चरल ड्रॉट में जो हमें बातें ध्यान में रखनी है वो क्या है, दो बातें हैं। एक है आपके पास यार, एक तो वैसे ही टाइम कम है, चलो यार देखो एक बार नाउ। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे कि फील्डिंग तो सेट करी है पर ये फंस ही नहीं रहा है उसमें, फील्डिंग में। फील्डिंग तो अच्छी खासी लगाई है पर फील्डिंग में फंस ही नहीं रहा आज। चलो देखो एग्रीकल्चरल डॉट। अब एग्रीकल्चरल डॉट के अंदर
हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, एरिडिटी इंडेक्स। ये एरिडिटी इंडेक्स हमें क्या बताता है, ये एरिडिटी इंडेक्स हमें क्या बताता है, ये बताता है ड्राइनेस के बारे में, मतलब कितनी डेफिशिएंसी है, अगेन कितना ड्राई है आपका मिट्टी जिसके अंदर आपने क्रॉप्स उगा रखे हैं। अब एरिडिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ, अगर हम बात करें डिफरेंस ऑफ पीईटी माइनस एईटी डिवाइडेड बाय एईटी। पीईटी क्या है, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, एईटी क्या है, एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन। आई थिंक इसके बारे में हम लोग इरिगेशन में बहुत अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं कि भैया पीईटी क्या होता है, एईटी क्या होता है। अगर हम बात करें पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन की, इवेपो ट्रांसपिरेशन का मतलब वो पानी जो आपके क्रॉप को ट्रांसपिरेशन के लिए चाहिए और उसके आसपास के एरिया से इवापोरेशन होने के लिए चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंजप्टिव यूज बोलते हैं ना बेटा। इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए जो पानी चाहिए दैट इज कॉल्ड द कंजप्टिव यूज। बोले यस और नो। ये वो पानी होता है जो आपके एक प्लांट को चाहिए होता है खुद को फुली मैच्योर और डेवलप करने के लिए। मैं ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं यार, और मैं ये टॉपिक ही खत्म करने वाला हूं, ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूं, समझा दो इसको यार। चलो भाई, मिशन अकम्प्लिश्ड। चलो आ जाओ, आपको ये समझ नहीं होगी। तो अगर हम बात करें तो क्या बात हो रही है कि, क्या बात हो रही है कि इवापो ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो इवापो ट्रांसपिरेशन का मतलब जो पानी का अमाउंट किसको चाहिए, प्लांट को चाहिए खुद को डेवलप करने के लिए। मतलब एक तो वो ट्रांसपिरेशन करेगा, जो पत्तों के बाहर आपका इवापोरेट होगा उतना पानी आपको देना पड़ेगा। दूसरा, प्लांट के आसपास भी मॉइस्चर होना चाहिए, यस और नो। उस मॉइस्चर की अगर हम बात करें तो उसके आसपास का एरिया से भी इवापोरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पेड़ है, ये पेड़ जो है, ये पेड़ क्या करेगा भाई, ये पेड़ जो है पानी को रिसीव करेगा और अपने पत्ते से इवापोरेट करेगा, इसको बोला हमने ट्रांसपिरेशन। फर्दर 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 इस पेड़ के आसपास का एरिया जो जमीन होगा वो गीला होगा, वहां से इवापोरेशन होगा, दैट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, इतना पानी आपको सप्लाई करना होता है किसी भी क्रॉप को आपको फुली मैच्योर करना है, किसी भी क्रॉप को आपको फुली मैच्योर करना है। यस, क्लियर है बात, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट बेटा, गेटिंग माई पॉइंट, यस, ठीक है। अब अगर हम बात करें पीईटी की, पीईटी का मतलब पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, ये आपके क्रॉप की पोटेंशियल है, मतलब इसकी कैपेसिटी है, उसको उसकी कैपेसिटी ये है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, ये अपने ऊपर ले लो, मान लो आपका कैपेसिटी है 2 पराठा खाना, तो ब्रेकफास्ट में आप 2 पराठा खा सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी, ठीक है बेटा। अच्छा, एईटी मतलब एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, एक्चुअली आपको कितना मिला, एक्चुअली आपको कितना मिला। अगर आपको 2 पराठा ही मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है एईटी और पीईटी दोनों बराबर हो जाएंगे, एईटी और पीईटी दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर हुए तो एरिडिटी इंडेक्स क्या हो गया, 0। इसका मतलब एयर है ही नहीं है, ड्राइनेस है ही नहीं आपकी मिट्टी के अंदर, पूरा मॉइस्चर है मिट्टी के अंदर, बोले यस और नो। बट अगर आपको बेटा 2 पराठे की जगह 1 पराठा मिल गया तो भैया पेट खाली रहा। अगर खाली रहा तो क्या भरेगा, हवा भरेगी, खाली रहा तो क्या भरेगा, हवा भरेगी, हवा भरेगा तो ड्राइनेस आ गया। बोलो बात क्लियर है, यस और नो। दूसरा अब अगर हम बोले कि सर एक काम और हो सकता है ना, एईटी का वैल्यू ज्यादा कर दो। एक ध्यान रखना भैया, कैपेसिटी सिर्फ 2 पराठे की है, 2 पराठे से ज्यादा आप खा ही नहीं सकते। अगर 2 पराठे से ज्यादा दे दिया, मतलब 3 दे दिया, तो भैया आप 2 ही खाओगे, एक क्या हो जाएगा, एक आपका वेस्ट हो जाएगा, एक आपका वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ 2 ही आपका कंज्यूम होगा। बोलो बात क्लियर है। इसका मतलब सर पीईटी और एईटी की अगर हम बात करें तो एईटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन पीईटी, एईटी कभी भी पीईटी से ज्यादा हो ही नहीं सकता, कैपेसिटी से ज्यादा कोई खा ही नहीं सकता ना भाई, सही बात है कि नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, समझ पाए क्या, समझ पाए क्या। तो अगर मैं ये सारी बातें समझ में पा रहा है तो मैं सीधे सीधे तरीके से बोल सकता हूं ना कि भैया एरिडिटी इंडेक्स में कैलकुलेट कर पाऊंगा। बोलो यार, यस और नो, यस जल्दी से बोलो यार।
तो एईटी कैन नॉट बी, या अगर हम बात करें हेरिडिटी इंडेक्स कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि एईटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन पीईटी। ध्यान रखना, ये नोट पॉइंट करके लिख दो, नोट दैट इज एईटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन पीईटी। क्या रीजन है, समझा दिया मैंने आपको। यस और नो, यस और नो। एईटी इक्वल्स टू पीईटी हो सकता है, एईटी इज लेस देन पीईटी, बेटा ये दोनों हो सकते हैं, सिर्फ ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो हेरिडिटी इंडेक्स के बारे में भी अपन लिख सकते हैं कि हेरिडिटी इंडेक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको नोट भी करके दे रखा हुआ है। अब हेरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू आपको क्या बताती है, सुनो ध्यान से। अगर आपकी हेरिडिटी इंडेक्स 25% है, 0 से 25 के बीच में है, इसका मतलब माइल्ड रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, माइल्ड एरिड रीजन है। अगर 25 से 50% के बीच में एरिड इंडेक्स आ रहा है, मॉडरेट एरिड रीजन है। और अगर 50% से ज्यादा हो गया तो ये आपका कैसा हो गया, सीवियर एरिड रीजन। कौन सा रीजन हो गया, सीवियर एरिड रीजन। एरिडिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कुछ और आपके इंडिकेटर भी हैं जो आपके एग्रीकल्चरल ड्रॉट को कैलकुलेट करता है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट को एक तो एरिडिटी इंडेक्स बताएगा, इसके अलावा भी आपके कुछ इंडेक्सेस हैं, लाइक पाल्मर इंडेक्स, नाम याद रखना है बेटा, ये भी आपको एग्रीकल्चरल ड्रॉट के बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, ये आपके इंडेक्सेस हैं जो आपको एग्रीकल्चरल ड्रॉट के बारे में जानकारी देगा। तो बेटा ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्रीकल्चरल ड्रॉट के बारे में आपको जानकारी देता है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? चलिए, तो इसी के साथ आई होप सो कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। ठीक, हाइड्रोलॉजी आपका शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि पहली क्लास में आपको हाइड्रोलॉजी की जितनी भी बेसिक चीजें थी लगभग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी हाइड्रोलॉजी चलेगा, और जैसे ही फिर आप हाइड्रोलॉजी पढ़ता है फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। किसका बताया 75 to 100? किसका बताया 75 to 100? वेरी सीवियर, हाँ सीवियर एरिड है ना, 50 से 50%, 50% से ज्यादा सीवियर बोल दिया तो 75 से 100 क्या हो गया, वेरी सीवियर हो गया। ठीक है बेटा, ओके। सर इसमें कितने दिन लगेंगे बेटा? मोस्टली अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश कर सकता हूं कि 6 या 7 दिन में आपको ये कंप्लीट करके दे दूं। ठीक है, अब एक और बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जितना आपको करवाया जा रहा है पहले उसमें, जितना करवाया जा रहा है बेटा उसमें तो मास्टरी कर लो। तो पहले क्लास में ये मत पूछा करो कि सर कब खत्म होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कल का टॉपिक क्या रहेगा बेटा? कल का टॉपिक इसके आगे वाला ही रहेगा, और क्या। इसके आगे कल हम बात करने वाले हैं रेनफॉल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेन गेजेस के बारे में बात करेंगे, कौन से तरीके हैं रेनफॉल को कैलकुलेट करने का, ये अगला टॉपिक आपका रहेगा। यहाँ से भी आपके सवाल पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, हाँ, तो वो बात करेंगे। चलो, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी 9 बजे आपकी दूसरी क्लास भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी क्लास। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। हाँ, नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, नोट्स पढ़ लेना बेटा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। 9 बजे सोम की क्लास है, 9 बजे सोम की क्लास है, कर लेना। ओके, ओके बेटा।